कचरा उठाने वाला एक लड़का एक महिला को बचाने के लिए गटर में कूद गया। उसे क्या पता था कि वह एक अरबपति महिला थी। तुम जैसे लोगों की जगह गटर में ही है, समझे। भारी बारिश के बीच कमला नगर बार में दिल चीर देने वाली यह गाली गूंजी, लेकिन किसी को क्या पता था कि वही लड़का जो कभी कचरा बीनने के लिए दर दर भटकता था और एक जान बचाने के लिए गटर में कूद गया था, एक दिन पूरी कंपनी को अपने सामने सिर झुकाने पर मजबूर कर देगा। आज मैं आपको राज की सच्ची कहानी सुनाऊंगा। एक ऐसा आदमी जिसके पास कोई डिग्री नहीं थी, कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन एक ऐसा दिल था जिसे कोई झुका नहीं सकता था। अगर आपको कभी आपके परिवार की वजह से कम आंका गया है, गरीबी की वजह से शक की नज़र से देखा गया है, तो इस कहानी को अंत तक जरूर देखें। कमला नगर बाहर जो रोगाना चाकुओं की खनक और एक दूसरे को बुलाने की आवाज़ों से गूंजता रहता था, उस शाम अंधेरे और ठंडे बादलों के नीचे डूबा हुआ था, मानो आसमान अपना सारा गुस्सा पानी बनकर बरसा रहा हो। पुरानी टिन की छतों से हवा साएं साएं करती हुई गुर रही थी और बारिश की बूंदें लोगों के चेहरों और जल्दी जल्दी समेटी जा रही दुकानों पर पड़ रही थी। सीलन और कीचड़ की गंध, तले हुए समोसों की अधूरी खुशबू और गर्मा गर्म जलेबी की महक जो ठीक से पैक भी नहीं हो पाई थी, हवा में घुल गई थी। यह सब जाम हो चुकी नालियों से बहते पानी की कलकल की आवाज़ में मिल रहा था। राज गंदे पानी के पोखरों से गुरता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसका पतला रेनकोट उसकी दुबली पीठ से चिपका हुआ था। उसके हाथ में प्लास्टिक की बोतलों का भारी बोरा था, जिसे उसने पूरी दोपहर की चिलचिलाती धूप में इकट्ठा किया था। राज मोहल्ले में कोई खास आदमी नहीं था, बस एक गरीब नौजवान था जो सीमापुरी बस्ती के आखिर में बनी एक झोपड़ी में अकेला रहता था। वह दिन भर प्लास्टिक की बोतलें और कबाड़ बीनता, कभी कुल्ली का काम करता तो कभी बगार के दुकानदारों के लिए ठेला खींचता। लोग कहते थे कि वह बहुत कम बोलता है और रूखा है, लेकिन जिसने भी उससे कभी मदद मांगी थी, वह जानता था कि राज ने कभी किसी भारी काम के लिए मना नहीं किया और न ही कभी मेहनत से यादा एक भी रुपया लिया। उस शाम जब वह बागार के पास की नाली के पास से गुर रहा था, जहाँ बारिश का पानी घुटनों तक भर गया था, राज ने अचानक बारिश की आवाज़ के बीच एक चीख सुनी, बचाओ कोई बचाओ। आवाज़ कमोर थी और फिर धीरे धीरे शांत हो गई। केवल गड़गड़ाहट का शोर रह गया, जैसे पानी सब कुछ निगल रहा हो। राहगीर अपनी आंखें फैलाकर देख रहे थे। कुछ दुकानदार नाले के किनारे जमा हो गए और घबराहट में इशारा करने लगे। एक महिला पानी में बह गई थी। उसके बाल उलझे हुए थे और वह उफनते नाले के बहाव के बीच बचने की कोशिश कर रही थी। हे भगवान, कोई मदद करो। अरे नहीं, वह तो अंदर खिंची जा रही है, लोग चिल्लाए, लेकिन किसी ने भी एक कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं की। पानी का बहाव बहुत तेज था और नाले से कचरे, कीचड़ और गंदे भूरे झाग की बदबू आ रही थी। पास में खड़ा एक नौजवान अपना फ़ोन निकालकर हकलाते हुए किसी को फ़ोन करने लगा। कुछ बुजुर्ग लोग बस सिर पकड़कर खड़े थे। बारिश से बचने के लिए हाथ सिर पर रखे हुए उनकी आंखों में दहशत थी, क्योंकि पानी उस महिला को किनारे से दूर बहाए ले जा रहा था। किसी ने भी नीचे कूदने की हिम्मत नहीं की और न ही किसी ने सोचा कि उन्हें क्या करना चाहिए। केवल राज, जो अभी अभी वहाँ पहुँचा था, कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसने अपनी बोतलों का बोरा एक तरफ फेंक दिया। उसने चारों ओर देखा। महिला को धारा के बीच संघर्ष करते हुए पाया। दूरी बस 2 शरीर जितनी थी, लेकिन पानी ऐसा था मानो सब कुछ निगल जाना चाहता हो। बिना एक पल की देरी किए राज ने अपना रेनकोट उतारा और आसपास के लोगों की घबराई हुई चीखों के बीच सीधे नाले में कूद गया। हे भगवान, ये पागल है क्या? नीचे जाओगे तो मर जाओगे बेटा। लेकिन राज को अपने कानों में पानी के शोर के अलावा कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। उसने तेजी से पानी को काटते हुए महिला की ओर तैरना शुरू किया। बारिश उसके चेहरे पर चुभ रही थी। ठंडा पानी उसकी आंखों और नाक में घुस रहा था। एक पल के लिए उसे लगा कि वह भंवर में फंसकर नीचे डूब जाएगा,
लेकिन किसी अनजान ताकत से, शायद अपनी सहज प्रवृत्ति से, उसने कचरा रोकने वाली जाली को पकड़ लिया और उस छटपटाते हाथ को पकड़ने की कोशिश की। मेरा हाथ पकड़ो, वह वोर से चिल्लाया। उसकी आवाज़ बारिश के शोर में लगभग दब गई। महिला जो जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी ने भी उस हाथ को पकड़ने की पूरी कोशिश की। राज ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे खींचा, एक एक कदम पीछे हटते हुए। उसके पैर फिसलन भरी कीचड़ में धंस रहे थे। एक बार तो वह लगभग गिर ही गया था और दोनों डूबने वाले थे, लेकिन अपनी मेहनत, मंदूरी से बनी शारीरिक ताकत के बल पर उसने उस महिला को पानी से बाहर खींच लिया। लोग दौड़कर आए, किसी ने सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाया, कोई तौलिया लेने भागा और कोई बस देखता रहा। मुंह में बुदबुदाता रहा, शुक्र है भगवान ने बचा लिया। महिला किनारे पर हाँफ रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और कपड़े कीचड़ से सने थे। राज उसके पास घुटनों के बल बैठ गया, बस यह पक्का करने के लिए कि वह सांस ले रही है। उसकी आंखें खुलीं और एक पल के लिए बारिश थम सी गई। उसकी आंखों में कुछ बहुत अलग था। उस पल न डर था न कृतज्ञता, बल्कि एक आश्चर्य था, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो उसके विश्वास के बिल्कुल विपरीत था। आप ठीक तो हैं? राज ने धीरे से पूछा और फिर खड़ा हो गया। उसने उसके जवाब का इंतजार नहीं किया, नहीं किसी और के कुछ कहने का। उसने बस सिर झुकाकर नमस्ते किया और चुपचाप चला गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। रुको, पीछे से एक आवाज़ आई जब वह धुंधली बारिश में लगभग ओझल हो चुका था, लेकिन राज ने मुड़कर नहीं देखा। लोग अभी भी नाले के किनारे भीड़ लगाए हुए थे, लेकिन वह बस अपने भीगे हुए बोतलों के बोरे के पास वापस जाना चाहता था। बारिश अभी भी नहीं रुकी थी और टेढ़ी मेढ़ी टिन की छतों पर बूंदें टपक रही थीं और बागार के कोने पर छोले भटूरे वाले की कड़छी की खनक फिर से बारिश और हवा की आवा में फीकी पड़ गई। किसी को नहीं पता था कि वह महिला कौन थी और राज को भी जानने की परवाह नहीं थी। लेकिन अगली सुबह जब वह भीगे हुए कागजों को सुखाने के लिए फैला रहा था, उसने एक कार के अपनी छोटी सी गली के सामने रुकने की आवाज़ सुनी। एक अजनबी आदमी जो करीने से कपड़े पहने हुए था कार से उतरा और पूछा, क्या यहाँ राज नाम का कोई रहता है क्या? ये उसी का घर है? मिट्टी की बस्ती में सुबह आमतौर पर छोले कुलचे वाले के ठेले की खनकती घंटी से शुरू होती थी। उसके पीछे गरम गरम पोहा बेचने वाली की कर्कश आवाज़ आती थी, पोहा ले लो, कांदा पोहा, बटाटा पोहा। इस बीच बच्चे गली के सामने जमा पानी के पोखरों के चारों ओर नंगे पैर छप छप करते हुए दौड़ते थे, कीचड़ के छींटों की परवाह किए बिना। सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं था कि गली के कोने से एक मोटरसाइकिल की गड़गड़ाहट सुनाई दी। फिर अचानक ओर से ब्रेक लगने और कार का दरवाजा बंद होने की आवाज़ ने पूरी बस्ती को कुछ सेकंड के लिए शांत कर दिया। एक चमकदार काली ऊंची छत वाली कार, जिसका नंबर प्लेट भी अनजान था, गली के कोने पर खड़ी थी, जहां आमतौर पर केवल कुछ 3 पहिया वाले ठेले या पुरानी मोटरसाइकिलें ही गुड़ती थीं। बरामदे में सब्जियां धो रही कुछ पड़ोसी औरतें एक दूसरे को देखकर फुसफुसाने लगी, अरे ये कौन है, किसकी गाड़ी है? इतनी शानदार पास की दुकान पर बैठकर चाय की चुस्कियां ले रहे एक बुर्ग ने मुंह बनाया, रूर कर वसूलने आए होंगे। हम जैसे गरीब इलाकों में कोई अच्छा काम करने कौन आता है? ये काना फूसी मांस काटने की आवाज़ आंगन में झाड़ू लगाने की खनक और पास के ठेले से आती खुशबू में मिल गई। छोले भटूरे वाले श्याम काका के ठेले से उठती सुगंधित भाप ने सुबह के माहौल को और भी जीवंत बना दिया था, जो सादा लेकिन ऊर्जा से भरपूर था। कार से लगभग 40 साल की एक महिला उतरी। उसने एक सफ़ेद शर्ट और बेज रंग की पैंट पहन रखी थी। हाथ में एक छोटा कपड़े का थैला था। वह तेजी से चल रही थी, लेकिन उसमें कोई हड़बड़ी नहीं थी। लोगों का ध्यान उसके कपड़ों पर नहीं गया, क्योंकि वे काफ़ी सादे थे, बल्कि उसके चारों ओर देखने के तरीके पर गया, जैसे वह आदेश देने और निरीक्षण करने की आदी हो। उसकी शांत भव्यता ने लोगों को यह महसूस कराया कि वह इस जगह की नहीं है।
किसे ढूंढ रही हो? केले बेच रही एक बुजुर्ग महिला ने उत्सुकता और सतर्कता दोनों के साथ पूछा। मैं राज नाम के एक व्यक्ति को ढूंढ रही हूँ। क्या वह यहीं रहता है? उसने धीरे से जवाब दिया। जवाब सुनकर आसपास के लोग एक दूसरे को देखने लगे। एक महिला उसे बताने ही वाली थी, लेकिन राज के साथ अक्सर कबाड़ गिनने वाले श्याम काका ने आंख के इशारे से उसे मना कर दिया। वह महिला धैर्यपूर्वक छोटी गली में आगे बढ़ती रही। उसकी आंखें टिन की छतों वाले टूटे फूटे घरों, जिनकी दीवारों से प्लास्टर उखड़ रहा था और लकड़ी के दरवाजे टेढ़े मेढ़े थे, पर घूम रही थी। हवा में सीलन लकड़ी के धुएं और कहीं कहीं से मुर्गियों की गंध आ रही थी। आखिरकार वह श्याम काका के छोटे से घर के सामने रुकी, जो अकेले रहते थे और मोहल्ले के नौजवानों के साथ उठते बैठते थे। उन्होंने देखा कि काका चाय पी रहे हैं, तो उसने सिर झुकाकर नमस्ते किया। नमस्ते काका जी, क्या आप राज नाम के किसी व्यक्ति को जानते हैं? कल उन्होंने बारिश में मेरी जान बचाई थी, मुझे उन्हें धन्यवाद कहना है। श्याम काका ने उसे देखा, फिर अपने हाथ में चाय के कप को देखा और एक छोटी सी घूंट ली। फिर धीरे से सिर हिलाया। जानता हूँ गली के आखिर में रहता है, लेकिन तुम वहाँ क्यों जा रही हो? वह किसी का एहसान नहीं लेता। महिला धीरे से मुस्कुराई, जैसे उसे पहले से ही ये अंदाजा था। मैं बस उनसे मिलकर एक बार धन्यवाद कहना चाहती हूँ। श्याम काका ने और कुछ नहीं कहा, बस गली के आखिर में फीके हरे टिन की छत वाले घर की ओर इशारा कर दिया। महिला आगे बढ़ी। उसकी ऊंची एड्डी के जूते कीचड़ में थोड़ा धंस रहे थे, लेकिन वह बिना हिचकिचाए सीधे चलती रही। राज उस समय अपना पुराना रेनकोट धो रहा था, जो कल की बारिश के बाद भी कीचड़ से सना हुआ था। दरवाजे पर दस्तक सुनकर उसने सिर उठाया। उसके हाथ अभी भी गीले थे और उसकी आंखें उस महिला को देखकर ठहर गईं, जिसे उसने कल नाले से बाहर निकाला था। वह पसीने से भीगी हुई थी, लेकिन उसकी आंखें वैसी ही दृढ़ थीं जैसी उस दिन पानी की धारा के बीच थीं। नमस्ते, मेरा नाम मीरा है। कल आपने मेरी जान बचाई, लेकिन मैं आपको धन्यवाद नहीं कह पाई। राज ने सिर झुकाया और धीरे से कहा, कोई बात नहीं, यह तो छोटी सी बात थी। कोई भी ऐसा ही करता? नहीं, कोई भी ऐसा नहीं करता। मैंने पूछा, सिर्फ आपने ही नीचे कूदने की हिम्मत की। वह एक कदम और पास आई। मैं इस एहसान के बोझ के साथ नहीं जी सकती। राज असहज हो गया। उसने घर के अंदर एक नहर डाली और फिर जल्दी से कहा, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। मैं गरीब हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं पैसे के लिए किसी की जान बचाऊंगा। मीरा एक पल के लिए चुप हो गई, फिर अपने कपड़े के थैले से एक हाथी दांत के रंग का बिजनेस कार्ड निकाला, जिस पर सुनहरे अक्षरों में उसका नाम छपा था, मीरा सिंघानिया, मैनेजिंग डायरेक्टर, सम्राट ग्रुप। यह मेरा नंबर है। अगर किसी दिन आपको मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं इंतज़ार करूंगी। यह कहकर उसने कार्ड राज के हाथ में थमा दिया, उसकी सहमति का इंतज़ार किए बिना, और मुड़कर चली गई। उसके कदम तेज नहीं थे, लेकिन दृढ़ थे। राज आंगन के बीच में जड़वत खड़ा रहा, हाथ में उस छोटे से कार्ड को पकड़े हुए, और उस महिला की छाया को गली के कोने में गायब होते देखता रहा। श्याम काका, जो अब तक छाया में खड़े सब देख रहे थे, ने मुंह से एक आवाज़ निकाली और आगे बढ़कर राज के कंधे पर धीरे से थप्पड़ पाया। लगता है तेरी किस्मत बदलने वाली है बेटा। राज ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बिजनेस कार्ड को देखा। उसके हाथ से पानी की कुछ बूंदें गिरकर काग का एक कोना गीला कर गईं, लेकिन उसने उसे न तो जेब में रखा और न ही फेंका। वह चुपचाप घर के अंदर गया, उसे सावधानी से मोड़ा और अपनी छोटी सी पूजा की अलमारी के ऊपर रख दिया, जहां वह अपनी सबसे कीमती चीज़ें रखता था। गली के कोने से कार के इंजन की आवाज़ धीरे धीरे उठी और फिर दूर हो गई, पूरी मिट्टी की बस्ती को इस तरह हैरान छोड़कर, जैसे उन्होंने उस गरीब गली में कुछ ऐसा देख लिया हो जो पहले कभी नहीं देखा था। हीरा टाइल्स कंपनी का बड़ा लोहे का गेट राज के सामने एक मजबूत दीवार की तरह खड़ा था, जो दो दुनियाओं को अलग कर रहा था। वह गेट के सामने खड़ा था, हाथ में अभी भी उस बिजनेस कार्ड को कसकर पकड़े हुए था, जो अब किनारों से थोड़ा मुड़ गया था। उसके पुराने कपड़े कीचड़ से बचने के लिए, टखनों से ऊपर उठी हुई पैंट और घिसी हुई चप्पलें, यह सब उसे उस साफ
सुथरे माहौल में बिल्कुल अलग बना रहे थे। कांच के केबिन में बैठे एक सुरक्षा गार्ड ने उसे सिर से पैर तक घूर कर देखा। इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाता, कंपनी की वर्दी पहने एक आदमी पास से गुरा राज को देखकर हंसा, रास्ता भटक गए हो क्या? दोस्त राज ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस बिजनेस कार्ड को गेट की दरार से अंदर सरका दिया। मुझे मीरा मैडम से मिलना है। गार्ड ने कार्ड पर एक नग डाली और फिर अंदर इंटरकॉम पर फ़ोन करने लगा। कुछ मिनटों बाद ऑफिस से एक युवा महिला कर्मचारी बाहर आई। उसके बादी के बादी कर में रूखे दिखने वाले आदमी को देखकर उसकी आंखों में आश्चर्य था, लेकिन उसने विनम्रता से कहा, अंदर आइए, मीरा मैडम आपका इंतज़ार कर रही हैं। राज उस लड़की के पीछे पीछे चमकते हुए टाइल वाले गलियारे से गुरा। हर कदम उसके दिल में एक झिझक पैदा कर रहा था। आसपास का माहौल बहुत अलग था। कचरे की कोई गंध नहीं थी, कबाड़ की खनक नहीं थी, बल्कि फर्श क्लीनर की हल्की सुगंध और बंद कमरों से आती एयर कंडीशनर की धीमी आवाज़ थी। मीरा ग्राउंड फ्लोर पर इंतज़ार कर रही थी, वैसी ही सादगी के साथ। राज को देखकर वह मुस्कुराई, एक सच्ची मुस्कान जिसमें कोई दिखावा नहीं था। आने के लिए धन्यवाद। मुझे लगा था कि आप नहीं आएंगे। राज ने सिर झुकाया। मैंने कुछ दिन सोचा, लेकिन फिर मुझे लगा कि मुझे हमेशा भागना नहीं चाहिए। आप क्या करना चाहते हैं? उसने सीधे पूछा, बिना किसी लाग लपेट के। कोई भी काम चलेगा, बस मैं अपनी मेहनत से कमा सकूं। मीरा ने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, तो गोदाम से शुरू करते हैं। वहाँ काम करने के लिए ताकत और भरोसेमंद आदमी दोनों की ज़रूरत है। सिर 10 मिनट बाद राज को फैक्ट्री के पीछे वाले गोदाम में ले जाया गया। यह जगह ऑफिस से बिल्कुल अलग थी, गर्म, धूल भरी और फोकलिफ्ट और पैकिंग मशीनों के शोर से भरी हुई थी। पसीने से लथपथ वर्दी पहने मजदूर उसे ऐसे देख रहे थे जैसे उन्हें कुछ अजीब लग रहा हो। लगभग 50 साल की हेड अकाउंटेंट श्रीमती वर्मा कमरे से बाहर आईं। हाथ में फाइलों का एक बंडल था। राज को देखकर उन्होंने त्योरियां चढ़ाईं। उन्होंने पूरी बाजू का ब्लाउन और गले में रेशमी दुपट्टा पहना हुआ था। उनका चेहरा वैसे तो सौम्य था, लेकिन अभी चिंतित लग रहा था। मीरा मैडम, यह कौन है? इन्हें मैंने गोदाम में काम पर रखा है, ट्रायल पर। मीरा ने संक्षेप में जवाब दिया। श्रीमती वर्मा ने राज को देखा, एक तीखी नज़र से। गोदाम में कंपनी के बाहर का आदमी, बिना किसी जांच पड़ताल के अगर कुछ चोरी हो गया तो मीरा शांत रही। मुझे इन पर भरोसा है। आपको बस शुरुआत में इनकी मदद करनी होगी। अनिच्छा से श्रीमती वर्मा चली गई, लेकिन उनकी बुदबुदाहट राज के कानों तक पहुंच गई। काम करने की जगह है, कोई धर्मशाला नहीं। राज ने यह साफ सुना, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसे गोदाम से टाइलें उठाकर बाहर रखने का काम सौंपा गया। उसने तुरंत अपनी आस्तीनें चढ़ाईं और काम में लग गया। टाइलें भारी थीं और मौसम उमस भरा था। हर टाइल मानो उसकी ताकत खींच रही थी, लेकिन उसने दांत भींचकर काम किया। पसीना सीमेंट के फर्श पर टपक रहा था। उसकी पीठ भीग चुकी थी और उसके दोनों हाथ टाइलों के तैन किनारों से छिल गए थे, लेकिन उसने आराम नहीं किया। दोपहर में जब सब लोग खाना खाने के लिए रुके, राज चुपचाप मशीनों को साफ करने और काम की जगह को व्यवस्थित करने में लगा रहा। उसी गोदाम में काम करने वाला एक नौजवान उसके पास पानी की बोतल लेकर आया और धीरे से पूछा, तुम कहाँ से आए हो? सुना है मैडम, खुद तुम्हें काम पर लाई हैं। राज बस मुस्कुराया और सिर हिला दिया। मैं सिर एक कबाड़ी वाला हूँ और कुछ नहीं। उस आदमी ने अपनी भौहें चढ़ाईं और धीरे से सांस छोड़ी। अजीब बात है, शाम को राज अपना छोटा सा कपड़े का थैला लेकर कंपनी के गेट से बाहर निकला। उसके हाथ दर्द कर रहे थे, हर उंगली में दरारें पड़ गई थीं और ज़्यादा वन उठाने से उसके घुटने भी थोड़ा दर्द कर रहे थे। जब वह अपनी बस्ती के कोने पर पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। कहीं से मछली करी की महक आई, जो जलते उपलों और रसोई के धुएं की गंध में मिल गई, जिससे उसे लगा कि वह सच में घर आ गया है। श्याम काका ने राज को आते देखा तो आवाज़ लगाई, इधर आ, मैं तेल लगा देता हूँ। तेरी हालत तो केले के पत्ते जैसी हो गई है। राज बरदस्ती मुस्कुराया और सीढ़ियों पर बैठ गया।
श्याम काका बाम लगाते हुए बुदबुदाए, पता नहीं तुझे लड़की पसंद है या मेहनत। काम पर गए, एक ही दिन हुआ है और देख अपनी हालत, हाथ पैर ऐसे हो गए हैं जैसे चींटियों के झुंड से लड़कर आया हो। राज ने सिर झुकाया। उसकी आवाज़ भारी थी। काम करके थक गया हूँ, लेकिन खुश हूँ। श्याम काका ने एक लंबी सांस छोड़ी और धीमी आवाज़ में कहा, बस ये ध्यान रखना कि लोग तुम्हारी अच्छाई का फ़ायदा ना उठाएं। ये अमीर लोग ये एहसान मानने से ज़्यादा हुक्म चलाना जानते हैं। राज ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी फीकी पड़ चुकी टिन की छत को देखा और उसका दिल अचानक भारी हो गया। उसे नहीं पता था कि वह उस कंपनी में टिक पाएगा या नहीं, लेकिन अगर उसने कोशिश नहीं की तो वह जिंदगी भर अंधेरी गलियों में घूमने वाला कबाड़ी ही रह जाएगा। रात की ठंडी हवा धीरे धीरे बही अपने साथ पड़ोस की चाची के घर से आती खीर की मीठी सुगंध लाई, जो एक लंबी थका देने वाली रात में सांत्वना की तरह लग रही थी। राज ने उस बिजनेस कार्ड को देखा जिसे उसने अब संभाल कर रख दिया था। सड़क की पीली रोशनी उसके चिंतित चेहरे पर पड़ रही थी। उसके दिल के किसी कोने में कुछ हलचल हो रही थी। अमीर बनने का सपना नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह पर अपनी ईंट बनाए रखने का दृढ़ संकल्प जो उसकी अपनी नहीं थी। उस रात राज अपनी खिड़की के पास रखी पुरानी लकड़ी की मेज पर गुमसुम बैठा था। उसके हाथ में वह नोट था जो मीरा ने नौकरी के कुछ कागजों के साथ भेजा था। लिखावट सुंदर और साफ थी, लेकिन राज के लिए यह एक भूल भुलैया की तरह थी। वह आंखें सिकोड़कर हर पंक्ति को पढ़ रहा था, मुंह में बुदबुदा रहा था, लेकिन सिर कुछ सरल शब्द ही समझ पा रहा था। बाकी सब उसे किसी जादू टोने जैसा लग रहा था। उसने अपना सिर खुजलाया और एक लंबी सांस छोड़ी। बचपन में राज थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानता था। उसकी माँ गरीब होने के बावजूद उसे कुछ साल स्कूल भेजने में कामयाब रही थी, लेकिन जब से एक रात बारिश में चाय बेचते हुए ठंड लगने से उनकी मौत हुई, राज ने स्कूल छोड़ दिया और कबाड़ी वालों के साथ पेट भरने के लिए घूमने लगा। तब से अक्षर भी धीरे धीरे धुंधले होकर उलझे हुए निशानों में बदल गए। छोटी सी रसोई से खाना पकाने की आवाज़ आ रही थी। श्याम काका मछली तल रहे थे और उसकी महक पूरे छोटे से घर में फैल गई थी। फिर से नहीं पढ़ पा रहा है क्या? उन्होंने बिना मुड़े पूछा। राज ने शर्मिंदगी से सिर हिलाया। अक्षर तो पहचानता हूँ, पर जोड़कर मतलब नहीं समझ पाता। श्याम काका ने चूल्हा बंद किया और हाथ में कड़छी लिए बाहर आए। शिव मंदिर में एक पाठशाला चलती है। मैंने सुना है कि वे रात में उन लोगों को पढ़ाते हैं जिनकी पढ़ाई बचपन में छूट गई थी। तू जाकर देख। राज ने उनकी ओर देखा, थोड़ा झिझकते हुए। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, वहाँ जाना अजीब लगेगा। श्याम काका ने उसे घूरा। क्या बूढ़ा हो गया है? जवान लड़का है, पढ़ना लिखना सीख ताकि समझ सके और इत की जिंदगी जी सके। मैं कुछ और कटोरी छोले भटूरे बेच लूँगा, बस तू पढ़ने जा। यह बात सुनकर राज का गला भर आया। उसने धीरे धीरे सिर हिलाया। मैं बीच में नहीं छोड़ूंगा। अगली शाम राज शिव मंदिर पहुंचा। मंदिर का गेट एक कच्ची सड़क के किनारे था, जिसके दोनों ओर लाल गुड़हल के फूलों की कतारें थीं। आंगन में पुरानी ईंटों पर पीली रोशनी पड़ रही थी, जहाँ कुछ बच्चे पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। मुख्य भवन से आती भजन की आवाज़ उस छोटी सी कक्षा के लिए एक पृष्ठभूमि संगीत की तरह लग रही थी, जो बाईं ओर के एक कमरे में शुरू हो रही थी। अंदर अलग अलग उम्र के लगभग 10 लोग एक मेज के चारों ओर बैठे थे, जिनमें ज़्यादातर फेरी वाली महिलाएं और कुछ ऑटो रिक्शा वाले थे। वे हौस बोल रहे थे, लेकिन जब राज अंदर आया तो सबने उसे अजीब नौरों से देखा। शायद उसके बड़े डील डॉल धूप से सांवले हाथ पैर और चेहरे पर घबराहट की वजह से चश्मा पहने एक युवा लड़की आगे आई और विनम्रता से नमस्ते किया। आप नए छात्र हैं, है ना? मेरा नाम प्रिया है, मैं आपकी पहली कक्षा में मदद करूंगी। राज ने घबराकर नमस्ते का जवाब दिया। उसकी आवाज़
भारी थी। हाँ, मैं राज हूँ। प्रिया उसे कमरे के कोने में एक मेज पर ले गई और उसे एक सफ़ेद कॉपी और एक नीला पेन दिया। हम बुनियादी अक्षरों से शुरू करते हैं, ठीक है? धीमी रोशनी में राज ने पेन पकड़ा और उसका हाथ हल्का कांप रहा था। प्रिया ने धैर्यपूर्वक उसे हर अक्षर, हर मात्रा सिखाई। वह लिखने की कोशिश कर रहा था और स्याही उसके पसीने से भीग रही थी। एक बार राज इतना निराश हो गया कि उसने काग को मरोड़ दिया मेरे हाथ। ईंट पत्थर उठाने के आदी हैं, अब यह पेन और कॉपी बहुत अजीब लग रहे हैं। प्रिया मुस्कुराई। ईंटें भारी होती हैं, अक्षर हल्के। अगर आप बोरियां उठा सकते हैं तो कुछ अक्षर लिखना मुश्किल नहीं है। यह बात सुनकर राज को जैसे होश आया। उसने सिर हिलाया, एक गहरी सांस ली और फिर सीधा बैठकर लिखने लगा। सामने एक शिक्षिका शांति से बोर्ड पर लिख रही थी। कक्षा का माहौल सादा था। टिन की छत पर पत्तों के गिरने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन यह अजीब तरह से आरामदायक था। जब भी कोई छात्र सही पढ़ता तो पूरी कक्षा धीरे धीरे ताली बजाती। राज को लगा कि उसका मन शांत हो रहा है। कक्षा के अंत में शिक्षिका ने सभी से एक शब्द लिखने को कहा जो उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद हो। राज ने हिचकिचाते हुए पेन उठाया। कुछ देर बाद उसने धीरे धीरे ईमान लिखा। अक्षर टेढ़े मेढ़े थे, लेकिन जब उसने उसे पढ़ा तो उसका सीना गर्व से भर गया। प्रिया ने शब्द को देखा और सिर हिलाया। बहुत सुंदर राज जी। जब वह घर के लिए निकला तो रात हो चुकी थी। राज पीछे के आंगन से गुजरा जहाँ पूर्णिमा की पूजा की तैयारी हो रही थी। पीपल के पेड़ के नीचे कुछ बुजुर्ग महिलाएं थाली में फल सजा रही थीं। हवा में अगरबत्ती की हल्की सुगंध थी। टिमटिमाती रोशनी उन दयालु चेहरों पर पड़ रही थी। मंदिर की घंटी की दूर तक जाती आवाज़ उसे उस समय की याद दिला रही थी जब उसकी माँ उसे साल की शुरुआत में आशीर्वाद लेने यहाँ लाई थी। तब माँ इंदा थी, किसी ने किसी को नहीं छोड़ा था। राज चुपचाप खड़ा रहा, कॉपी को और कसकर पकड़े हुए। आज से वह फिर से शुरू करेगा, सिर्फ अक्षर नहीं बल्कि एक सोचने वाला मूल्यवान इंसान बनना भी सीखेगा। लेकिन जब राज मंदिर के आंगन में अगरबत्ती जला रहा था, हीरा टाइल्स कंपनी में एक गुप्त बैठक अभी खत्म हुई थी। किसी ने राज का नाम उसके अतीत और मीरा के साथ उसके रिश्ते के बारे में कुछ सवालों के साथ उठाया था और कुछ आंखों में शक पैदा होने लगा था। उस सुबह आसमान में घने बादल छाए हुए थे, जैसे वे कभी भी बरस पड़ेंगे। नदी की ओर से आती हवा में मिट्टी की नमी थी, जिससे कंपनी का पूरा गोदाम एक अजीब से डर के माहौल में डूब गया था। अभी छुट्टी का समय नहीं हुआ था, लेकिन अलार्म अचानक बज उठा। सभी मजदूरों को अकाउंटेंट के कमरे के पास वाले छोटे से हॉल में बुलाया गया। राज सबसे पीछे खड़ा था। उसके दोनों हाथ अभी भी मिट्टी से सने थे, क्योंकि उसने अभी कुछ पुरानी टाइलों की बोरियां उठाई थी। पसीना उसकी पीठ को भिगो रहा था। उसने चारों ओर देखा, सबके चेहरे पर चिंता और बेचैनी थी। मेज के उस पार श्रीमती वर्मा हाथ बांधे बैठी थीं। उनके होंठ कसकर बंद थे और उनके बगल में मीरा बैठी थी, हमेशा की तरह शांत, लेकिन उसकी आंखें नदी के पत्थर की तरह स्थिर थीं। एक एचआर अधिकारी ने कागजों का एक बंडल पकड़कर रूखी आवाज़ में बोलना शुरू किया। गोदाम के स्टॉक की जांच में पता चला है कि 17 बोरी ए ग्रेड टाइलें कम हैं। यह विशेष रूप से आयात किया गया माल है, जिसका एक ट्रैकिंग कोड है, इसलिए कोई गलती नहीं हो सकती। एक भारी चुप्पी छा गई। गोदाम का मैनेजर सिर झुकाए खड़ा था। मैंने रजिस्टर फिर से देखा है। माल आने पर हस्ताक्षर पूरे हैं, लेकिन स्टॉक गोदाम में नहीं है। श्रीमती वर्मा ने मेज पर हाथ मारा। तो यह साफ है। इस हफ्ते माल उठाने रखने की जिम्मेदारी किसकी थी? पूरे हॉल की नगरी उस कतार के आखिर में खड़े राज पर टिक गई। उसका गला सूख गया और गर्दन गर्म हो गई। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी नगरें चाकू की तरह उसके शरीर में चुभ रही थीं। बगल में खड़ा एक युवा मजदूर धीरे से आगे बढ़ा। इस हफ्ते राज भाई की मुख्य ड्यूटी थी। श्रीमती वर्मा ने सिर हिलाया और फिर राज की ओर मुड़कर तीखी आवाज़ में कहा,
मुझे याद है जब तुम्हें काम पर रखा गया था तो किसी ने कहा था कि कीचड़ में रहने वाले लोग बहुत चालाक होते हैं। पता नहीं अब उनकी आंखें खुली हैं या नहीं। राज ने अपने होंठ भींच लिए। मीरा ने उसकी ओर नहीं देखा, सिर ऊपर देखकर कहा, कृपया सब लोग शांत रहें। हमारे पास अभी तक कोई सबूत नहीं है। हमें इस मामले की सावधानी से जांच करनी होगी। एक दूसरे मैनेजर ने बीच में कहा, तो हमें राज से कुछ सवाल पूछने की इजाज़त दीजिए। राज आगे बढ़ा। उसके जूतों पर अभी भी कीचड़ लगा था। वह सीधा खड़ा था, उसके हाथ कसकर बंधे थे। पिछले 3 दिनों में क्या तुमने किसी और को काम के घंटों के बाद गोदाम में आते देखा? राज ने सिर हिलाया। क्या किसी ने तुमसे माल निकालने में मदद मांगी नहीं? तो फिर ये कमी क्यों हुई? राज ने सीधा देखा। मुझे नहीं पता। तुम कल गोदाम को बंद करने वाले आखिरी व्यक्ति थे है ना? हाँ। हॉल में हलचल मच गई। श्रीमती वर्मा ने अपनी आंखें सिकौड़ी जैसे वह जीत गई हों। तो तुम इसका क्या स्पष्टीकरण दोगे या चुप रहकर अपनी गलती मान लोगे? मीरा ने अब जाकर उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर न गुस्सा था न आरोप, बस जैसे वह उससे कुछ सुनने का इंतजार कर रही थी। राज ने सबको देखा और फिर धीमी आवाज़ में कहा, मुझे कुछ और समय चाहिए। मैंने कुछ भी चोरी नहीं किया है, लेकिन अगर मैं अभी कुछ कहूँगा तो शायद कोई विश्वास नहीं करेगा। मैं बस चाहता हूँ कि इसकी ठीक से जांच हो। हॉल में एक ठंडी लहर दौड़ गई। लोग उम्मीद कर रहे थे कि वह चीखेगा, इनकार करेगा या कम से कम कोई प्रतिक्रिया देगा, लेकिन राज सिर चुपचाप हाथ जोड़कर अपनी सीट पर वापस चला गया। उस शाम घर पहुंचकर राज चरमराती कुर्सी पर धम्म से बैठ गया। श्याम काका अभी अपना ठेला लगाकर लौटे थे और उसका चेहरा देखकर समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों उतरा हुआ है? राज ने संक्षेप में सब कुछ बता दिया। श्याम काका गुस्से से भड़क गए। उन्होंने हाथ में पकड़ा कप मेज पर पटक दिया। तुम चुप रहकर अपना जुर्म कबूल कर रहे हो। तुमने बहस क्यों नहीं की? मेज कुर्सी क्यों नहीं तोड़ी ताकि उन्हें पता चले? राज ने सिर हिलाया। उसकी आवाज़ भारी थी। अगर मैं बहस करता तो भी वे विश्वास नहीं करते। सिर्फ मामला और बड़ा होता। मुझे लगता है कि अगर मैं गलत हूँ तो बिना कहे ही सबको पता चल जाएगा, और अगर मैं सही हूँ तो सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। श्याम काका ने एक लंबी सांस छोड़ी और राज की ओर एक गिलास पानी बढ़ाया। तो अब क्या करने की सोच रहे हो? राज फीकी हंसी हंसा, बस इंतजार कर रहा हूँ। इस बीच कंपनी में जब बत्तियाँ बंद हो चुकी थीं, मीरा अपने ऑफिस में अकेली बैठी थी। उसके बगल में गोदाम से भेजे गए माल की फाइलों का ढेर लगा था। वह एक एक पन्ना पलट रही थी, हर पंक्ति की जांच कर रही थी, हर हस्ताक्षर को मिला रही थी। उसका हाथ एक डिलीवरी नोट पर रुक गया जिस पर कल की तारीख थी और एक जाली हस्ताक्षर था। खिड़की की दरार से हवा अंदर आ रही थी। अपने साथ पुराने कागों की गंध और कोने में रखे पूजा स्थल से आती अगरबत्ती की खुशबू ला रही थी। उसकी आंखें कांच के दरवाजे से बाहर देख रही थीं, जहां सड़क की रोशनी में फैक्ट्री की इमारतें रात में चुपचाप खड़ी थीं। गेट के बाहर कुछ मजदूर अपनी साइकिलें लेकर घर जा रहे थे। रात की धुंध में उनकी पीठ झुकी हुई थी। किसी को नहीं पता था कि एक आदमी शक और खामोशी के बीच लटका हुआ था, सिर इसलिए क्योंकि उसने शब्दों के तूफान के बीच चुप रहना चुना था। शाम की धूप सूखी झाड़ियों के पीछे धीरे धीरे ढल रही थी और बस्ती के पीछे की खाली मीन पर एक पीली धुंधली रोशनी छोड़ गई थी। पुराना कब्रिस्तान घुटनों तक ऊंची जंगली घास के बीच शांत पड़ा था। कुछ कब्रें टेढ़ी मेढ़ी थीं, उनका चूना उखड़ गया था और पत्थर पर लिखे अक्षर धुंधले हो गए थे। कुछ तितलियां हवा में डोल रही थीं, एक ऐसी खामोशी का एहसास करा रही थीं जैसे बारिश होने वाली हो लेकिन अभी तक हुई न हो। राज ने चुपचाप एक छोटी सी चटाई बिछाई जो 2 लोगों के बैठने के लिए काफ़ी थी। सुबह बाजार से खरीदे गए गेंदे के फूलों का एक गुच्छा सस्ता, लेकिन तागा उसने अपनी माँ की कब्र के पास रखे एक पुराने दूध के डिब्बे में लगा दिया। बगल में 2 भुने हुए शकरकंद जो अभी भी गर्म थे,
और अखबार में लिप्टी देसी शराब की एक बोतल रखी थी। सब कुछ सादा था, लेकिन करीने से रखा हुआ, जैसे एक मौन श्रद्धांजलि हो। उसने 3 अगरबत्तियाँ जलाईं, हाथ जोड़े और सिर झुकाया। उसके होंठ बिना आवाज़ के हिल रहे थे। धुएं की एक लकीर उठी और दिन के धुंधले आसमान में घुल गई। पीछे खड़े श्याम काका ने कुछ नहीं कहा, बस शराब की बोतल नीचे रखी, ढक्कन खोला और 2 छोटे नीले कपों में, जिनका एक कोना टूटा हुआ था, शराब डाली। राजमीन पर बैठ गया, दोनों हाथ पीछे टिकाए। उसकी आंखें धुंधले हो चुके पत्थर को देख रही थीं। उसने अपने होंठ हल्के से सिकोड़े, जैसे मुस्कुरा रहा हो, पर मुस्कुरा न रहा हो। माँ उसकी आवाज़ भारी थी। मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये शकरकंद और थोड़ी शराब है। तुम मेरा स्वभाव जानती हो, मुझे दिखावा पसंद नहीं है। बस तुम मेरी आवाज़ सुन लो, यही काफ़ी है। श्याम काका ने एक सिगरेट जलाई और बगल में बैठ गए। उनकी आंखें गहरी सोच में डूबी थीं। हवा ने उनके बिखरे सफ़ेद बालों को और उलझा बाल दिया, लेकिन उन्होंने उन्हें हटाया नहीं, जैसे वह उन भारी विचारों से जागना चाहते हों। जिस दिन माँ गुरीराज ने कहना जारी रखा, मुझे अच्छी तरह याद है, मौसम ऐसा ही था। हल्की बारिश हो रही थी। माँ बहुत बीमार थी और हमारे पास पैसे नहीं थे। लोगों ने कहा कि उन्हें बड़े अस्पताल ले जाओ, लेकिन मैंने किसी से उधार लेने की हिम्मत नहीं की। मुझे डर था कि मैं चुका नहीं पाऊंगा। माँ ने मेरा हाथ पकड़कर कहा था, बेटा, हमेशा एक अच्छा इंसान बनकर जीना। मैंने माँ से वादा किया था, मैं एक अच्छा इंसान बनकर जीऊँगा। वह एक पल के लिए रुका, एक कप शराब उठाई, उसे कब्र के पास रखा और फिर अपना हिस्सा एक ही घूंट में पी गया। आज तक मैंने न तो कुछ चुराया है और न ही किसी को धोखा दिया है। लोग चाहे कुछ भी कहें, मैं सह लूँगा, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा डर इस बात का है कि माँ मुझे देखकर निराश होंगी। हवा का रुख बदला, एक ठंडी हवा उसकी शर्ट के अंदर घुस गई और अगरबत्ती की तीखी गंध उसकी आंखों में भर गई। श्याम काका ने अपना गला साफ किया। उनकी आंखें लाल थीं। उन्होंने धीरे से कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मैंने तुमसे ईमानदारी शब्द का मतलब सीखा है। बहुत से लोग हैं जिनके पास डिग्रियां हैं, लेकिन उनका दिल फटा हुआ है। राज चुप रहा। उसकी आंखें अब सूनी थीं, लेकिन उनमें 100 शब्दों से ज़्यादा भावनाएं थीं। शाम की रोशनी उसके कंधे पर पड़ी, जिससे घास और पत्थरों पर एक लंबी छाया बन गई। कीड़ों की झनझनाहट शुरू हो गई, जैसे दिन के अंत में धरती की फुसफुसाहट हो। पास की झाड़ी के पीछे कोई पेड़ से टिक कर खड़ा था, एक दुबली पतली आकृति जिसने एक सादे भूरे रंग का सूट पहना हुआ था। मीरा बाहर नहीं आई, बस चुपचाप खड़ी रही। उसकी आंखें राज के हर शब्द, हर छोटे हाव भाव और कब्र के पत्थर पर पड़ी दरार पर उसके हल्के से हाथ फेरने पर टिकी थी। उस शांत दृश्य में उसे वह एक चीथ दिखाई दी जो इतने समय से अस्पष्ट थी। उस आदमी के अंदर की शांत मजबूत ताकत, जिसे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी वह दूसरों को विश्वास दिला सकता था। शाम ढलने वाली थी। श्याम काका उठे, अपनी पैंट झाड़ी। चलो बेटा, घर चले, नहीं तो मच्छर काट खाएंगे। राज ने चटाई उठाई, उसे करीने से मोड़ा और फिर एक बार और अपनी माँ की कब्र पर सिर झुकाया। इस साल आपकी बरसी पर मेरे पास भोज नहीं है, लेकिन मैं ईमानदारी से जी रहा हूँ। ऐसा जीवन जी रहा हूँ कि कोई मुझ पर उंगली न उठा सके। इससे आप खुश होंगी, है ना माँ? जब वे दोनों उस खाली मीन से चले गए और उनकी छाया झाड़ियों के पीछे छिप गई, तब मीरा बाहर निकली। वह आगे बढ़ी और बिना कुछ कहे एक अगरबत्ती जलाई। उसे यह पूछने की ज़रूरत नहीं थी कि राज कौन था या उसने कल चुप रहना क्यों चुना। आज शाम कब्रिस्तान की खामोशी में उसे अपना जवाब मिल गया था। हीरा टाइल्स कंपनी के डायरेक्टर के ऑफिस में बत्ती अभी भी जल रही थी, हालांकि बाहर देर रात हो चुकी थी। गलियारे से आती ठंडी हवा दरवाजे की दरार से अंदर आ रही थी, अपने साथ चमेली के फूलों की हल्की महक ला रही थी। मीरा मीटिंग टेबल के पास खड़ी थी, हाथ में एक फाइल पकड़े हुए। उसकी आंखें गंभीर थीं, लेकिन कठोर नहीं।
उसके सामने हेड अकाउंटेंट श्रीमती वर्मा बैठी थी। उनका चेहरा भावहीन था। दोनों हाथ एक दूसरे में फंसाकर मेज पर रखे थे, जैसे वह किसी चीख का इंतजार कर रही हो। कमरे में माहौल इतना तनावपूर्ण था जैसे तूफान आने वाला हो। दोनों महिलाएं, एक जो जीवन के उतार चढ़ाव देख चुकी थी और दूसरी जो कर्तव्य और पसंद के बीच की सीमा पर खड़ी थी, कुछ पलों के लिए चुप रहीं। श्रीमती वर्मा मीरा ने बोलना शुरू किया। मैंने पिछले कुछ महीनों के गोदाम के सभी रिकॉर्ड की जांच की है। कम से कम 3 डिलीवरी नोटों पर एक ही नंबर है और एक पर मेरे जाली हस्ताक्षर हैं। श्रीमती वर्मा ने पलक भी नहीं झपकाई। अच्छा, हो सकता है टाइपिंग में कोई गलती हो गई हो। मीरा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, सिर्फ फाइल को उनकी ओर खिसका दिया। मैं गोदाम में काम करने वाले मधुर मिहिर से भी मिली। उसने बताया कि उसे किसी और की जगह हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया था और जब उसने मना कर दिया तो बिना किसी कारण के उसका तबादला कर दिया गया। क्या आप इसका स्पष्टीकरण दे सकती हैं? माहौल जैसे जम गया। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक की आवाज़ किसी के दिल की धड़कन की तरह सुनाई दे रही थी। श्रीमती वर्मा ने हल्के से मुंह बनाया, अभी भी शांत। तुम एक नए मजदूर की बात पर यकीन कर रही हो और मैं जो यहाँ लगभग 20 साल से काम कर रही हूँ, हर एक पैसे का हिसाब रखती हूँ। मीरा ने सिर उठाकर सीधा देखा। मैं सिर्फ उसकी बात पर यकीन नहीं कर रही हूँ, मैं डेटा पर, हस्ताक्षर पर और उस आदमी पर यकीन कर रही हूँ जिसने उस साल बाढ़ में मेरी जान बचाई थी। श्रीमती वर्मा एक पल के लिए रुक गई। उनकी नहरें मीरा के चेहरे पर ऐसे घूमी जैसे वह कोई दरार ढूंढ रही हो, कोई ऐसा संकेत जो दिखाए कि वह अभी भी झिझक रही है, डर रही है। लेकिन नहीं, आज उसके सामने खड़ी युवा महिला अब वह डरपोक लड़की नहीं थी जो सालों पहले अपनी माँ के आंचल में छिपती थी। ठीक उसी समय गलियारे में ऊंची एडी के जूतों की आवाज़ गूंजी, दृढ़ और परिचित। मीरा की माँ बिना बताए अंदर आ गई। उन्होंने गहरे बैंगनी रंग की मखमली साड़ी पहनी हुई थी, गले में मोतियों का हार था। उनका अंदाज शाही और सख्त था। मुझे लगा तुम घर चली गई हो, उन्होंने कहा। उनकी आवाज़ तीखी थी लेकिन ऊंची नहीं। पता चला कि तुम यहाँ उस कबाड़ी वाले की सफाई देने के लिए रुकी हो। मीरा को आश्चर्य नहीं हुआ। उसे पता था कि उसकी माँ रूर आएंगी। मैं सफाई नहीं दे रही हूँ, मैं गोदाम से जुड़े मामले को साफ कर रही हूँ। यहाँ धोखाधड़ी के संकेत हैं और राज इसका कारण नहीं है। तुम पक्की हो? उसकी माँ ने भौहें सिकोड़ी। उनकी आवाज़ धीमी थी लेकिन हर शब्द हवा में चुभ रहा था। एक अनपढ़, बिना किसी जान पहचान वाला लड़का जो कंपनी में कुछ महीने पहले ही आया है और तुम अपनी पूरी ईद उस पर दांव पर लगा रही हो। मीरा ने सिर हिलाया, उसकी आंखें नहीं झुकी। मुझे अच्छाई पर विश्वास है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास डिग्रियां और शोहरत होती है लेकिन वे अपनी मीर को बेचने के लिए तैयार रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने हाथों से मेहनत करके जीते हैं लेकिन अपनी बात को अपनी जान की तरह निभाते हैं। श्रीमती वर्मा मीरा की माँ की ओर मुड़ी, जैसे उन्हें सहारा मिल गया हो। आप भी ऐसा ही सोचती हैं? पूरे गोदाम का सिस्टम एक अजनबी को सौंप दिया और फिर अपने निजी एहसान के आधार पर आंतरिक मामलों को सुलझा रही हैं। मीरा की माँ ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपनी बेटी को बहुत देर तक देखा और फिर श्रीमती वर्मा की ओर मुड़ी। मैं आपकी चिंता समझती हूँ लेकिन यहाँ मुद्दा ये है कि मेरी बेटी किस पर विश्वास करती है, ये नहीं कि आप किस पर विश्वास करती हैं। माहौल तनावपूर्ण हो गया। मीरा ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखें नरम हो गईं। मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ माँ, लेकिन अगर आप पूछेंगी तो मैं जवाब दूंगी। मैं एक अच्छे इंसान को चुनूंगी, किसी जान पहचान वाले को नहीं। मैं उसे चुनूंगी जो सही काम कर सकता है ना, कि उसे जो आसानी से बात मान ले। एक पल की खामोशी। मीरा की माँ ने अपनी बेटी को देखा। उनकी आंखों में कुछ अजीब था, जैसे वह अपनी जवानी की छवि को फिर से देख रही हों जब उनका विरोध किया गया था, क्योंकि उन्होंने अपने से गरीब आदमी से प्यार करने की हिम्मत की थी जो मीरा के दिवंगत पिता थे।
तुम बिल्कुल अपने पिता पर गई हो, वह लगभग फुसफुसाते हुए बोली। मीरा चुप रही। उसकी आंखों में एक पल के लिए दर्द झलका। कई साल हो गए थे माँ। बेटी ने कभी उसके पिता का इक्र नहीं किया था। वह आदमी जिसे उसकी माँ अपनी सबसे बड़ी गलती कहती थी, लेकिन जिसने उसे करुणा का पहला पाठ भी सिखाया था। मीरा की माँ उठी और अपनी साड़ी ठीक की। अगर तुम उसे बचाना चाहती हो तो आज से हर परिणाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। तुम जिस कुर्सी पर बैठी हो, यह कंपनी, तुम इसे जितने समय तक संभाल सकती हो संभालो। मीरा ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी माँ की छाया को गलियारे में गायब होते देखा। उनकी चप्पलों की आवाज़ दूर होती गई और कमरे में एक भारी खामोशी छोड़ गई। श्रीमती वर्मा ने अपने काग समेटे और ताना मारते हुए हंसी। बहुत अच्छा, लेकिन याद रखना, बॉस बनना और दान करना दो अलग अलग बातें हैं। जब दरवाज़ा बंद हो गया, मीरा अकेली खड़ी थी। उसने धीरे से उस मेज की सतह को छुआ जहां उसके पिता इस कंपनी की शुरुआत के दिनों में बैठते थे। एक आंसू गिरा, पता नहीं आंखों से या बाहर की हवा से उलझे बालों से। गलियारे की रोशनी में एक आदमी की छाया दिख रही थी जो इंतजार कर रहा था। राज एक तरफ चुपचाप खड़ा था। उसने कोई आवाज़ नहीं की, बस खामोशी से देखता रहा। सुबह की धूप डायरेक्टर के ऑफिस की बड़ी खिड़की से तिरछी आ रही थी और मेज के कोने पर सुनहरी धारियां बना रही थी। अच्छी तरह से साफ की गई लकड़ी की मेज पर एक छोटा सा लिफाफा करीने से रखा हुआ था, जिसके बगल में चाय का कप था जिसमें से अभी भी भाप निकल रही थी। यह एक हाथ से लिखा हुआ पत्र था और इसे छोड़ने वाला राज था। वह सुबह जल्दी आया, चुपचाप पत्र रखा और वापस चला गया, बिना किसी को बुलाए, बिना किसी का इंतजार किए। उसके कदमों की हल्की आवाज़ तेती टाइल वाले फर्श पर गूंजी और फिर शांत शून्य में विलीन हो गई। मीरा कुछ मिनट बाद अंदर आई। मेज पर वह पत्र था जिस पर जल्दबाई में लिखे गए अक्षर थे। लिखावट मजबूत लेकिन सादी थी, बिल्कुल राज की तरह। उसने पत्र खोला और हर पंक्ति उसके दिल में उतर गई। मुझे विश्वास करने के लिए आपका धन्यवाद। हालांकि मेरे पास थके हुए पैरों और रूखे हाथों के अलावा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपको कोई मुश्किल हो। मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है, नहीं मैं अच्छा बोलता हूँ और नहीं लोगों के साथ व्यवहार करना जानता हूँ। मैं यह नहीं चाहता कि मैं आपके अपने घर और कंपनी में आपके ऊपर उंगली उठाए जाने का कारण बनूं। आप अच्छी हैं, इसलिए मैं स्वार्थी बनकर आपसे चिपका नहीं रह सकता। उम्मीद है आप समझेंगी। मीरा की उंगलियां पत्र के किनारे को छूते हुए हल्का कांप रही थीं। सिर भावना के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि उसके अंदर कुछ टूट सा गया था। धीमी रोशनी में पत्र ऐसा लग रहा था जैसे उसमें एक दृढ़ संकल्प की सांस हो, इतनी सच्ची कि पढ़ने वाले का गला भर आए। राज कंपनी के गेट से बाहर निकला। सूरज चढ़ चुका था। सामने की सड़क लंबी और सुनसान थी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन उसकी मुट्ठी बंधी हुई थी। उसकी जेब में एक छोटा सा रूमाल था जिस पर भूरे रंग के धागे से ईमान शब्द कढ़ा हुआ था। यह प्रिया का एक छोटा सा तोहफा था जिसने उसे अक्षर ज्ञान की पहली सीढ़ी चढ़ाई थी। जब भी वह परेशान होता, वह उसे कसकर पकड़ लेता, जैसे खुद को शांत करने का एक तरीका हो। पिछली रात वह अपनी माँ की कब्र के पास बैठा था और उस अच्छी नौकरी को न रख पाने के लिए माफ़ी मांग रहा था जिसका उसने वादा किया था। श्याम काका ने कुछ नहीं कहा, बस उसके बगल में बैठकर उसे एक गिलास देसी शराब दी। उनकी आंखें दूर कहीं देख रही थीं, जैसे वह पुराने कब्रिस्तान में हवा की आवाज़ सुन रहे हों। मीरा अपने ऑफिस में चुपचाप बैठी थी। चाय का कप धीरे धीरे ठंडा हो रहा था। उसने पत्र के पीछे कुछ लिखने के लिए उसे पलटा, लेकिन फिर कलम रख दी। एक नया काग निकाला। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वह दृढ़ थी। उसने भी हाथ से लिखा टाइप नहीं किया, किसी से लिखवाया नहीं। एक सफल महिला की तिरछी लिखावट अब अजीब तरह से नरम हो गई थी। मुझे एक आदर्श व्यक्ति नहीं चाहिए, मुझे एक ईमानदार व्यक्ति चाहिए। अगर तुम अभी भी मेरा हाथ थामना चाहते हो
तो छोड़ना मत। मेरे लिए नहीं बल्कि खुद के लिए। हर अच्छा रास्ता एक ऐसे व्यक्ति से शुरू होता है जो ये मानने को तैयार हो कि वह इसके लायक है। उसने पत्र को मोड़ा और बिना नाम लिखे एक लिफाफे में रख दिया। उस दोपहर एक छोटी लड़की को जो पापड़ बेच रही थी, वह लिफाफा श्याम काका को देने के लिए कहा गया, जो गली के बाहर अपने ठेले पर व्यस्त थे। राज चाचा एक दीदी ने यह देने को कहा है। शाम को राज ने चुपचाप पत्र खोला। भेजने वाले का कोई नाम नहीं था, लेकिन वह काग की हल्की सुगंध, नरम तिरछी लिखावट को पहचान गया। हर शब्द मानो उसके दिल में एक छोटा सा दिया जला रहा था। उसने उसे बार बार पढ़ा और फिर उसे बहुत सावधानी से मोड़ा, उसे अपनी जेब में रख लिया। उसका हाथ अभी भी उस ईमान कढ़े हुए रूमाल को कसकर पकड़े हुए था। उस रात सड़क की पीली रोशनी के नीचे राज कंपनी के गेट के सामने चुपचाप खड़ा था। उसने दरवाज़ा नहीं खटखटाया। सिर ऊपर तीसरी मंजिल पर उस रोशनी को देखा जहां डायरेक्टर का ऑफिस अभी भी रोशन था। उसने मीरा के लिखे शब्दों के बारे में सोचा, अपनी माँ के बारे में, श्याम काका के बारे में और शिव मंदिर में अक्षर सीखने वाली रातों के बारे में सोचा। उनमें से किसी ने भी उसे कोई और बनने के लिए नहीं कहा, सिर्फ यह उम्मीद की कि वह हार न माने। एक हल्की हवा चली अपने साथ कुछ सूखे पत्ते उड़ाकर लाई, जो घूमकर उसके पैरों के पास गिर गए। राज ने झुककर पत्ता उठाया, उसे एक आदत की तरह चुपचाप मोड़ा और अपनी जेब में रख लिया। वह मुड़ा और अपनी पुरानी बस्ती की ओर चल पड़ा, लेकिन भागने के लिए नहीं, बल्कि उस जगह से फिर से शुरू करने के लिए जहां वह हमेशा से था। अगली सुबह जैसे ही मीरा ग्राउंड फ्लोर के गलियारे में निकली, उसने राज को सहायक गोदाम की सफाई करते हुए पाया। किसी के कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वह वापस आ गया था। बिजनेस कार्ड के लिए नहीं, किसी की भावनाओं के लिए, बल्कि अपने खुद के वादे के लिए, अंत तक एक अच्छा इंसान बनकर जीने का वादा। सुबह की धूप में हीरा टाइल्स कंपनी का पिछला आंगन रात की बारिश से गीला था और छोटे छोटे पोखर बन गए थे। राज अपनी पुरानी काम वाली वर्दी में दिखाई दिया। उसकी टोपी घिस चुकी थी और हाथ में एक टूल बैग था जिसमें तरह तरह के धातु के औकार पाना, रिंच, बिजली के तार और टेप के रोल थे। किसी ने उसे बुलाया नहीं था, नहीं किसी ने उसका स्वागत किया था, लेकिन अब उसके चलने में पहले जैसी झिझक नहीं थी। राज सीधे तकनीकी गोदाम की ओर गया, जहाँ पुरानी खराब मशीनें पड़ी थीं, जिनमें से ज़्यादातर को छोड़ दिया गया था, क्योंकि कंपनी नई मशीनें खरीदने पर ज़्यादा ध्यान देती थी। उसने मजदूरों को यह कहते सुना था कि मशीन सुधार विभाग अब सिर कागों पर ही है, भला इन जंग लगी मशीनों को कौन ठीक करेगा। लेकिन आज मशीन सुधार विभाग में एक नया आदमी था और वह राज था। इसलिए नहीं कि उसे यह काम सौंपा गया था, बल्कि इसलिए कि उसने यह काम मांगा था। जब मीरा को यह पता चला तो उसने धीरे से सिर हिलाया। उसने हस्तक्षेप नहीं किया, नहीं उसे रोका। वह समझ गई कि यह राज का वापस आने का तरीका था। चुपचाप, स्वाभिमान के साथ और किसी के आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाए बिना। गोदाम के कोने में एक पुरानी टाइल प्रेस मशीन थी जो धूल और मकड़ी के जालों से ढकी हुई थी। पास से गुड़ते हुए कुछ मजदूरों ने कहा, अगर ये ठीक हो गई तो मैं सिर के बल चलूँगा। राज ने सुना, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने एक एक हिस्सा बाहर निकाला, हर जंग लगे लोहे के टुकड़े को साफ किया, सावधानी से उसे खोला और जोड़ा और हर बिजली के तार की जांच की। उसकी गर्दन के पीछे पसीना बह रहा था, शर्ट पीठ से चिपक गई थी और हाथ तेल से सने हुए थे, लेकिन उसकी आंखें ऐसे चमक रही थीं जैसे उसने पहली बार किसी ऐसी चीज़ को छुआ हो जो उसके लिए बहुत मायने रखती हो। 3 दिन तक वह उसी इलाके में रहा। प्रिया, जो उसकी पुरानी सहपाठी थी, उसके लिए खाने में रोटी और अचार लेकर आई। वह दूर से खड़ी देखती रही। उसकी आंखों में चिंता और खुशी दोनों थी। अगर तुम वापस आए तो सबसे पहले क्या करोगे प्रिया का? यह सवाल अब एक जीती जागती हकीकत बन गया था। राज अपने दोनों हाथों और दिल से काम कर रहा था।
चौथे दिन की शाम जब हथौड़े की आवाज़ें धीमी पड़ने लगीं, लोगों ने एक अजीब आवाज़ सुनी, एक मशीन के चलने की धीमी गड़गड़ाहट जो धीरे धीरे तेज और नियमित होती गई। एक बुजुर्ग मजदूर अंदर आया और हैरान रह गया। अरे यह मशीन, ये तो सच में चल रही है। पूरी टीम दौड़कर आई। कोई उसे छूकर देख रहा था, कोई हैरानी से देख रहा था और किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। राज ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया और पीछे हट गया, जैसे एक बढ़ई जिसने अभी अभी अपने लिए पहली कुर्सी बनाई हो। जब मशीन स्थिर रूप से चलने लगी तो पूरे कारखाने में हलचल मच गई। कोई कहने में धापी जी बी खाथो की पास्ता रहा था, यह राज तो हमारे सोचे से ज़्यादा होशियार है। तो कोई कह रहा था, शायद नई मशीन भी इसके बराबर न चले। किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, पहली बार ताना नहीं बल्कि सच्ची पहचान के साथ। ऊपर की मंजिल पर मीरा एक छोटी सी खिड़की से नीचे देख रही थी। हवा से पर्दा हल्का हिल रहा था। वह नीचे नहीं गई, नहीं कोई प्रशंसा भेजी, लेकिन उसके हाथ में एक छोटा हाथ से लिखा हुआ कागज था। उसने उसे मोड़ा, एक लिफाफे में डाला और उसी रात प्रिया को दे दिया जब वह पाठशाला गई थी। यह राज जी को दे देना और यह मत बताना कि किसने भेजा है, बस दे देना। प्रिया ने पत्र खोला, जल्दी से पढ़ा और सिर हिला दिया। पत्र में कुछ सादे शब्द थे। यह मशीन उन पहली मशीनों में से एक थी जिन्हें मैंने अपने करियर की शुरुआत में बेचा था। यह सिर्फ लोहा नहीं है, ये एक याद है। एक खूबसूरत याद को फिर से इंदा करने के लिए धन्यवाद। अगर आप चाहें तो मैं आपको खाने पर बुलाना चाहती हूँ, काम के लिए नहीं और नहीं किसी एहसान के लिए। राज को अगले दिन सुबह पत्र मिला। उसका चेहरा कुएं के पानी की तरह शांत था। उसने पत्र को अपनी जेब में रख लिया और कुछ नहीं कहा, लेकिन उस पूरे दिन लोगों ने उसे मशीन साफ करते समय धीरे धीरे गुनगुनाते हुए देखा। एक दुर्लभ बात, सुबह की धूप में 16 सीटों वाली एक चांदी के रंग की बस स्टेशन से निकली। पीछे शोर, शराबे वाले शहर और औद्योगिक क्षेत्र की धूल छोड़ गई। बस में हीरा टाइल्स कंपनी के कर्मचारियों का एक समूह था, जिसमें राज और प्रिया भी थे। राज के बगल वाली सीट कुछ देर खाली रही, फिर प्रिया खुद बैठ गई। हाथ में अपना कपड़े का थैला पकड़े और धीरे से मुस्कुराई। काफ़ी समय हो गया है, आप कहीं दूर नहीं गए, है ना? राज ने सिर हिलाया। जब से माँ घूरी हैं, मैं कबाड़ खाने और बागार के अलावा कहीं नहीं गया। यह यात्रा मीरा के प्रस्ताव पर थी। मध्यपुरा गांव में एक सर्वेक्षण जिसे कंपनी की एक छोटी शाखा खोलने के लिए चुना गया था। हालांकि उसके पास कोई विशेष पद नहीं था, राज को एक विशेष काम सौंपा गया था, सरकार और स्थानीय लोगों तक विचारों को पहुंचाने में टीम की मदद करना। कुछ कर्मचारियों ने शुरू में कानाफूसी की, उस जगह में ऐसा क्या है जो राज भाई को परेशान किया जा रहा है, शायद उन्हें सिर दिखावे के लिए ले जा रहे हैं। लेकिन टाइल मशीन वाली घटना के बाद लोग उसके सामने कुछ भी कहने से कतराते थे। बस लाल मिट्टी वाली ग्रामीण सड़क पर हिल रही थी। खिड़की के बाहर खेत दूर तक फैले हुए थे और सुबह की धूप में कुछ लोग झुके हुए काम कर रहे थे। वहां पहुंचकर मध्यपुरा गांव ने टीम का स्वागत एक सरकारी इमारत के पास बने एक छोटे से घर में किया, जहां लकड़ी की मेज, कुर्सियां घिस चुकी थीं और पंखा खड़खड़ कर घूम रहा था। बैठक औपचारिक अभिवादन के साथ शुरू हुई, जिसके बाद परियोजना के बारे में एक प्रस्तुति दी गई। टीम का नेतृत्व करने वाला एक लंबा तकनीकी अधिकारी स्थानीय लोगों की क्रूरतों के बारे में बोलते समय थोड़ा अटक गया। माहौल तनावपूर्ण होने लगा। कुछ गांव वाले कानाफूसी करने लगे। किसी ने लंबी सांस छोड़ी, उनकी आंखों में यादा विश्वास नहीं था। यह देखकर राज धीरे से आगे बढ़ा और कुछ शब्द कहने की इजाज़त मांगी। उसने कोई तकनीकी शब्द इस्तेमाल नहीं किया, न ही कोई बड़ी बात कही। उसने सिर्फ उस जगह के बारे में बताया जहां वह रहता था, उस गरीब मिट्टी की बस्ती के बारे में और एक स्थिर नौकरी पाने के सपने के बारे में। हम यहाँ आपकी मीन पर कब्जा करने के लिए फैक्ट्री नहीं लाए हैं,
बल्कि हम आपके साथ मिलकर एक ऐसी जगह बनाना चाहते हैं जहां नौकरियां हों, उम्मीद हो। मेरे जैसा एक कबाड़ी वाला अगर मीरा मैडम ने मौका नहीं दिया होता तो आज भी एक जंग लगी टिन की छत के नीचे सो रहा होता। उसके शब्द सादे लेकिन सच्चे थे। गांव के एक बुजुर्ग अधिकारी ने सिर मिशे तैकी सिकी हिलाया और कहा, हाँ अब मैं समझ गया। उसके बाद बैठक सुचारू रूप से चली। गांव वालों ने भर्ती वेतन और कौशल सीखने के अवसरों के बारे में पूछना शुरू कर दिया। राज ने एक एक बात को नोट किया और हर सवाल का जवाब दिया। दोपहर में पूरी टीम गांव के बार के पास एक ढाबे पर रुकी। मेज़ें सादी थीं, पंखा ओर से आवाज़ कर रहा था, लेकिन गर्मा गर्म परोसी गई मिक्स सब्जी की सुगंध सादी और आरामदायक थी। राज ने एक चम्मच सूप पिया और अचानक उसे कहीं से अपनी माँ की आवाज़ सुनाई दी, राज जल्दी खा ले, मेरी मदद भी तो करनी है। वह कुछ देर चुप रहा और फिर चुपचाप बाहर सड़क की ओर मुड़ गया। प्रिया ने उसकी आंखों में वह बदलाव देखा, लेकिन कुछ पूछा नहीं। उसने बस एक तला हुआ अंडा राज की थाली में रख दिया और ऐसे कहा जैसे कुछ हुआ ही न हो, खाली पेट मत रहना, बीमार पड़ जाओगे। शाम को शहर वापस लौटने से पहले तकनीकी टीम के लीडर ने सर्वेक्षण रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया और हाथ से एक नोट लिखा। राज जी की मदद से बैठक बहुत सफल रही और स्थानीय लोगों से बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। रिपोर्ट की कॉपी बस में सबको दी गई। सबने उसे पढ़ा और सिर हिलाया। एक व्यक्ति जिसने कभी राज पर शक किया था ने धीरे से कहा, पता चला कि उनके जैसा आदमी भी बड़े काम कर सकता है। राज न तो मुस्कुराया और न ही कुछ कहा, लेकिन उसने अपनी छोटी सी नोटबुक को कसकर पकड़ लिया जिसमें उसने गांव वालों की इच्छाएं लिखी थी। वापस जाते समय जब बस शहर की सीमा में प्रवेश करने वाली थी, प्रिया का फ़ोन बजा। वह उसकी ओर मुड़ी और धीरे से कहा, किसी ने आपको एक निजी बैठक के लिए बुलाया है। वह मीरा मैडम की माँ है। पीली नरम रोशनी में लकड़ी का कमरा अगरबत्ती की हल्की सुगंध से महक रहा था, जो गुरे हुए समय की किसी याद की तरह शांत था। राज दहली पर ठिठक गया। हाथ में बैग का पट्टा कसकर पकड़े हुए उसका दिल अपनी सादगी और कमरे की हर चीज़ से झलकती शान के बीच उलझन में था। खिड़की के पास रखी एक कुर्सी पर मीरा की माँ सावधानी से एक गहरे भूरे रंग के लकड़ी के बक्से की हर रेखा को साफ कर रही थी। उनका चेहरा एक तरफ झुका हुआ था। उनकी आंखें गहरी सोच में डूबी थीं और साथ ही उस नौजवान की आकृति पर भी थी जो अभी अभी अंदर आया था। बैठो, उन्होंने बिना सिर उठाए कहा। उनकी आवाज़ न तो ठंडी थी और न ही बहुत रसीन, बल्कि एक ऐसी आवाज़ थी जो कई उतार चढ़ावों से गुर चुकी थी, गहरी और कम बोलने वाली। राज सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। लकड़ी इतनी चमकदार थी कि उसे अपनी पीठ सीधी करनी पड़ी। उसने चारों ओर न देखने की कोशिश की, लेकिन यह ध्यान न देना मुश्किल था कि दीवार पर काली और सफ़ेद तस्वीरें भरी हुई थी। एक गुर्रे हुए समय के पल मीरा की माँ एक लंबे सौम्य दिखने वाले आदमी के बगल में खड़ी थी, जिनके हाथ में लगभग 5-6 साल की एक छोटी लड़की थी, शायद बचपन की मीरा। एक और तस्वीर में वह एक पुरानी टाइल फैक्ट्री के बीच में खड़ी थी, जिसके बगल में सीमेंट की बोरियां थीं। यह बक्सा उन्होंने बोलना शुरू किया। उनकी आवाज़ और गहरी हो गई। मेरे पति ने हमारी शादी की 10वीं सालगिरह पर मुझे दिया था। जब तक वह इंदा थे मैंने इसे कभी नहीं खोला। उनके जाने के बाद भी मैंने इसे नहीं खोला। शायद डर के कारण। वह रुक गई। उनका हाथ अभी भी लकड़ी की सतह पर धीरे धीरे फिर रहा था। राज ने सिर झुकाया। उसके दिल में कुछ चुभ सा गया। कहानी की वजह से नहीं, बल्कि जिस तरह से उन्होंने इसे बिना आंसू बहाए सुनाया, उसने सुनने वाले की आंखें नम कर दी थी। जब मैंने अपना कारोबार शुरू किया, उन्होंने आगे कहा, मुझे कहा गया कि एक औरत का व्यापार करना पत्थर से सिर टकराने जैसा है। मेरे पति मेरे पीछे खड़े रहे, मेरे लिए खाना बनाते, मेरे कपड़े धोते। लोग कहते थे कि वह कमोर हैं, लेकिन मैं जानती थी कि वह मेरे जीवन के सबसे मजबूत आदमी थे। राज ने सिर हिलाया। धीमी आवाज़ में कहा, मैं समझता हूँ।
तुम सच में समझते हो? मीरा की माँ ने सीधा उसकी ओर देखा। क्योंकि अब मेरी बेटी के लिए वह सहारा शायद तुम हो। राज चौंक गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। उसका दिल ओर से धड़क रहा था, लेकिन वह कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। आखिरकार उसने सिर झुकाया। उसकी आवाज़ पत्तों के बीच से गुड़ती हवा की तरह धीमी थी। मैंने अभी तक इस बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की है आंटी जी। मैं अभी भी एक अच्छा इंसान बनना सीख रहा हूँ, धीरे धीरे। खामोशी कमरा जैसे सांस रोके हुए था। मीरा की माँ ने अपने होंठ भींचे और फिर मुस्कुराई, एक हल्की सी मुस्कान, आधी उदास आधी संतुष्ट। तुमने हाँ नहीं कहा, लेकिन तुमने झूठ भी नहीं बोला। इतना ही काफ़ी है। उन्होंने लकड़ी का बक्सा उसकी ओर बढ़ाया। इसके अंदर एक मौका है, लेकिन एक जिम्मेदारी भी। तुम इसे अभी खोल सकते हो, या घर ले जा सकते हो, या न भी लो तुम्हारी मरी। राज ने दोनों हाथ बढ़ाकर उसे लिया, समय के साथ फीके पड़ चुके चिकने सतह को छुआ। उसने उसे खोलने की जल्दी नहीं की। सिर धीरे से पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने यह समय क्यों चुना? मीरा की माँ ने खिड़की से बाहर देखा, जहाँ दिन की आखिरी धूप मेज के उस कोने पर पड़ रही थी जहाँ ईमान कढ़ा हुआ रूमाल रखा था। क्योंकि मैंने अभी अभी खीर बनाई है, उन्होंने कहा। वह आखिरी चीज़ जो मेरे पति ने कभी बनाई थी। और जब मैंने उसकी खुशबू ली तो मुझे लगा कि मुझे एक और इंसान पर भरोसा करना चाहिए। राज ने और कोई जवाब नहीं दिया। उसने बक्से को अपनी गोद में रख लिया, जैसे एक नाहुक लेकिन गहरे विश्वास को थामे हुए हो। कमरे से बाहर निकलते समय धूप पूरी तरह से ढल चुकी थी, लेकिन उसके दिल में कुछ रोशन हो गया था, चुपचाप और धीरे से। पुरानी टिन की छत के नीचे चरमराते पंखे की आवाज़ गूंज रही थी, जो एक परिचित पृष्ठभूमि संगीत की तरह नियमित थी। मिट्टी के तेल के दीपक की पीली रोशनी राज के गहरे विचारों में डूबे चेहरे पर पड़ रही थी। लकड़ी का बक्सा मेज पर खुला पड़ा था। उसके अंदर एक उत्पादन लाइन का डिजाइन और एक छोटा सा काग का टुकड़ा था, जिसके अंदर की पर तिरछी लेकिन मजबूत लिखावट में लिखा था, सही इंसान चुनो, होशियार नहीं। राज कुछ देर तक स्थिर बैठा रहा। उसकी आंखें अभी भी डिजाइन पर टिकी थीं, लेकिन उसका दिमाग उन दिनों में भटक रहा था जब वह कबाड़ खानों में घूमता था। उन दिनों में जब वह बारिश और धूप में कबाड़ इकट्ठा करता था। कब से एक ऐसा आदमी जो कभी ठीक से पढ़ भी नहीं सकता था, को एक ऐसे रास्ते पर कदम रखने का मौका दिया गया जिसका उसने कभी सपना भी नहीं देखा था। श्याम काका बगल में बैठे थे, पंखे के टेढ़े हो चुके ब्लेड को ठीक कर रहे थे। खटखट की आवाज़ ने राज को हकीकत में वापस ला दिया। वह उनकी ओर मुड़ा और फीकी हौंसी हौंसा, काका मुझे डर है कि मैं इतना काबिल नहीं हूँ। श्याम काका ने पंखे की धूल फूंकते हुए बिना देखे जवाब दिया, कोई भी शुरू से काबिल नहीं होता। जब मैंने पहली बार छोले भटूरे बेचना शुरू किया था तो प्लेट परोसते समय गिरा देता था। ग्राहक इतना चिल्लाते थे कि मन करता था मीन में गड़ जाऊं। राज हौंस पड़ा बक्सा खोलने के बाद पहली बार। लेकिन यह परता छोले भटूरे बेचना नहीं है। तो क्या हुआ, कुछ भी सीखने से ही आता है। श्याम काका ने पंखा वापस अपनी जगह पर रखा और तौलिए से हाथ पोंछे। पढ़े लिखे लोग ही प्रबंधन कर सकते हैं। हमारे पास अक्षर ज्ञान नहीं है तो हम सीख लेंगे। तू बेवकूफ़ नहीं है, तुझ में बस आत्मविश्वास की कमी है। लकड़ी का दरवाज़ा चरमराते हुए खुला। प्रिया अंदर आई। हाथ में एक किताब थी जिसे करीने से लपेटा गया था। मैंने सुना है कि आप कल से प्रोडक्शन हेड के सहायक के रूप में काम शुरू कर रहे हैं, उसने धीरे से पूछा। राज ने सिर हिलाया, थोड़ा झिझकते हुए। अभी पक्का नहीं है, सिर ट्रायल है। प्रिया मुस्कुराई और किताब आगे बढ़ाई। यह मैं आपके लिए लाई हूँ, बिना डिग्री वालों के लिए प्रबंधन। इसमें यादा सिद्धांत नहीं है, सिर्फ व्यावहारिक अनुभव है। जब मैंने अपनी पहली नौकरी शुरू की थी तो इसने मेरी बहुत मदद की थी। उसने किताब ली, उसका हाथ हल्का कांप रहा था। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, धीरे शुरू करने से मत डरो, बस रुको मत। उसने उस पंक्ति को बार बार पढ़ा। फिर उसने अपने बगल में बैठे दो लोगों को देखा। एक बूढ़ा छोले भटूरे वाला जो उसका खामोश सहारा था,
एक लड़की जो धैर्यपूर्वक उसके साथ बैठकर उसे पहला अक्षर सिखाती थी। राज ने किताब को कसकर पकड़ लिया और जैसे पुष्टि कर रहा हो बोला, मैं कोशिश करूँगा। श्याम काका ने भौहें चढ़ाईं और मुस्कुराए। कोशिश ही कामयाबी है बेटा। प्रिया ने डिहाइन की ओर इशारा किया। इसे ध्यान से देखिए, यह उस पहली प्रोडक्शन लाइन का डिहाइन है जिसे मीरा मैडम ने अपने करियर की शुरुआत में बनाया था। मुझे लगता है कि वह आप पर विश्वास करती हैं क्योंकि आप मेहनत की जड़ को समझते हैं। रात धीरे धीरे गहरी हो रही थी। गली के बाहर झिंगुरों की आवाज़ आ रही थी। बारिश के मौसम की नमी छोटे से घर में घुस रही थी। राज कुछ देर और बैठा रहा, जैसे वह हर शब्द, हर नाहरों और उस लकड़ी के बक्से में लिखी हर पंक्ति को याद कर लेना चाहता हो। अगली सुबह जब सूरज अभी छतों के ऊपर से निकला था, लोगों ने राज को हीरा टाइल्स कंपनी के गेट के सामने खड़ा देखा। उसने एक सफ़ेद शर्ट और पैंट पहनी हुई थी जो अभी भी ठीक से इस्त्री नहीं की गई थी। हाथ में एक कपड़े का थैला था और उसकी आंखें सीधे सामने वाली इमारत को देख रही थीं, जहां वह अपने जीवन की पहली मीटिंग में कदम रखने वाला था। उस दोपहर शहर के बाहरी इलाके में हाल ही में खुले सहायक कारखाने की उमस भरी गर्मी में राज 30 मजदूरों के सामने खड़ा था जो पुरानी प्लास्टिक की कुर्सियों पर बिखरे हुए बैठे थे। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं और उसकी शर्ट बगल के नीचे से भीग चुकी थी, लेकिन उसने अपनी पीठ सीधी रखी, हाथ में करीने से मोड़े हुए कागजों का एक बंडल था। पहली बार इतने लोगों के सामने खड़े होकर उसे हर कानाफूसी साफ सुनाई दे रही थी। कोई फुसफुसा रहा था, क्या यह वही कबाड़ी वाला है? तो कोई और धीरे से कह रहा था, सुना है ये वही है जिसे मीरा मैडम ने बचाया था और अब ये लीडर बन गया है। राज ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस मुस्कुराया और सबको नमस्ते किया। फिर उसने धीरे धीरे और ईमानदारी से कहा, मेरा नाम राज है। हो सकता है यहाँ कुछ लोग जानते हों कि मैं पहले कबाड़ी का काम करता था। कोई बात नहीं, मुझे अपनी मेहनत से कमाए गए उन दिनों पर कभी शर्म नहीं आई। माहौल थोड़ा शांत हुआ, कुछ नहरें नरम हो गईं। उसने आगे कहा, आज मैं यहाँ आदेश देने नहीं बल्कि सीखने आया हूँ। आप लोगों से जो सालों से मम्बूथ टाइलें बना रहे हैं, मैं आपकी बात सुनना चाहता हूँ। मैं हर राय, हर मुश्किल को लिखूँगा और फिर हम सब मिलकर उसे ठीक करेंगे। उसने अपनी जेब से एक मोटी नोटबुक निकाली और हर समूह के पास जाकर पूछना शुरू किया। कुछ लोगों ने बात करने से परहेज किया, कुछ ने अधूरे जवाब दिए, लेकिन कुछ लोग जैसे श्याम काका के पुराने दोस्त हरी चाचा ने बताना शुरू किया, मशीन नंबर 3 हर 2 घंटे में ख़राब हो जाती है। नए लड़कों को पता नहीं होता, उनका हाथ फंसने का डर रहता है। राज ने सिर हिलाया और ध्यान से सब कुछ नोट किया। उसने तुरंत ठीक करने का वादा नहीं किया, सिर कहा, मैं काम करने की प्रक्रिया को फिर से बनाने की कोशिश करूँगा। अगर ये ठीक रहा तो मैं पूरे कारखाने से इसे अपनाने का अनुरोध करूँगा। अगले दिन छुट्टी के समय राज ने अपनी आस्तीनें चढ़ाईं और मशीन के प्लेटफॉर्म पर चढ़ गया। उसने एक सरल तरीके से टाइल रखने, उसे सेट करने और सुरक्षा लॉक लगाने का तरीका दिखाया जिसमें कम कदम लगते थे और जिसे उसने कई लोगों से देखकर और पूछकर सीखा था। शुरू में कुछ हौंसी की आवाज़ें आईं, लेकिन मशीन को कुछ बार चलाने के बाद जब तीखी आवाज़ें आनी बंद हो गई और टाइलें एक समान निकलने लगी, तो पूरा कारखाना अचानक तालियों से गूंज उठा बिना किसी के कहे। लोगों ने एक दूसरे को देखा और फिर राज को एक बिल्कुल अलग नज़र से देखा। उस दोपहर कारखाने के कोने में दोपहर का भोजन हो रहा था। सादे खाने की थालियाँ, चावल के ऊपर पालक की सब्जी और बीच में रखी एक छोटी कटोरी में सूखी सब्जी। हर कोई एक टुकड़ा लेता और फिर दूसरों के लिए छोड़ देता। राज हेड और 2 बुजुर्ग महिला मजदूरों के साथ बैठा था। वह धीरे धीरे खा रहा था, उन कहानियों को सुन रहा था जो फसल खराब होने और दूर काम करने वाले बच्चों के बारे में थीं। कुछ देर बाद जब लोग अपनी थालियां उठाने लगे तो सिक्योरिटी रूम से एक आवाज़ आई, राज भाई आपका फ़ोन है। राज तेजी से गया। एक मजदूर ने उसे फ़ोन दिया। हेड ऑफिस से फ़ोन है। उसने फ़ोन कान से लगाया, उसका दिल जोर से धड़क रहा था।
दूसरी तरफ से एक साफ आवाज़, राज्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपको अगले 3 दिनों में विस्तार की रणनीति पर चर्चा करने के लिए बुलाना चाहते हैं। कृपया तैयारी कर लें। राज एक सेकंड के लिए चुप होकर के पाए, विस्तार की रणनीति पर चर्चा करने के लिए बुलाना चाहते हैं। हो गया। उसने कारखाने की ओर देखा जहां मंदूर हौस बोल रहे थे, जहां पसीना और इंसानियत हर नई बनी टाइल में घुली हुई थी। वह जानता था कि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन अब वह पीछे हटने वाला नहीं था। 14वीं मंजिल के मीटिंग रूम में बत्तियां जगमगा रही थीं। हर चीज चमक रही थी। कांच की मेज से लेकर बड़ी स्क्रीन के चारों ओर एक घेरे में रखी शानदार चमड़े की कुर्सियों तक। राज बाहर की तरफ बैठा था। उसके हाथ घुटनों पर थे, पीठ सीधी थी। उसकी आंखें उस जगह को देख रही थीं जहां होने की उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसने एक सफ़ेद शर्ट और काली पैंट पहनी हुई थी। उसके जूते इतने पॉलिश किए हुए थे कि उनमें रोशनी झलक रही थी। उसकी गर्दन के पीछे पसीना आ रहा था, लेकिन राज शांत रहा। मेज पर पानी की बोतल के अलावा फाइलों का एक मोटा बंडल था, जिसे उसने 2 रात जागकर तैयार किया था। उसे श्याम काका के घर की वह रातें याद आईं जब प्रिया ने उसे टाइप करना, मार्जिन सेट करना और सही तरीके से प्रिंट करना सिखाया था। हर शब्द एक संघर्ष था, लेकिन आज उसने वह सब कुछ मेज पर रख दिया, जैसे एक सैनिक अपने सभी हथियार युद्ध के मैदान में ले आता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक, जिनके बाल घने थे, ने बुलंद आवाज़ में कहा, राज सुना है तुम सहायक कारखाने से आए हो। मीरा तुम पर बहुत भरोसा करती है, तो तुम बताओ कि एक गैर डिग्री वाले व्यक्ति को विकास की रणनीति में क्यों शामिल किया जाना चाहिए। राज खड़ा हुआ। उसकी आवाज़ धीमी और स्थिर थी। सर, मैं अच्छा बोल नहीं पाता और मेरे पास कोई डिग्री भी नहीं है, लेकिन मैं असली मजदूरों के बीच रहता हूँ। वे ही हैं जो टाइलें पेंट और पेंच बनाते हैं। मुझे लगता है कि अगर मैं उनके लिए थोड़ी मेहनत और कंपनी के लिए थोड़ा खर्च बचा सकता हूँ, तो मुझे एक मौका मिलना चाहिए। उसने फाइल खोली। हर उत्पादन चक्र के बाद बचे हुए अतिरिक्त सामान के आंकड़ों वाले पन्ने दिखाए। उसने खराब टाइलों के टुकड़ों, बचे हुए पेंचों और छोटे बिजली के तारों को इकट्ठा करने और फिर से उपयोग करने के लिए एक सिस्टम का प्रस्ताव रखा। सिर उन्हें इकट्ठा करके छांटकर और छोटे मोटे कामों में इस्तेमाल करके मैंने हिसाब लगाया है कि कंपनी हर महीने कम से कम 20 लाख रुपए बचा सकती है। कुछ कानाफूसी हुई मोटे चश्मे वाले एक बुर्ग ने सिर झुकाकर उसे देखा। तुमने यह सब हिसाब किताब कहाँ से सीखा? राज ने बिना झिझके जवाब दिया। सर, मैंने यह जिंदगी से सीखा है। जब मैं कबाड़ी बीनता था तो मैं हर लोहे के डिब्बे को छांटना, तौलना और उसकी कीमत का अंदाज़ा लगाना जानता था। अब भी वैसा ही है। सिर्फ इतना फ़र्क है कि अब मेरे पास इसे बड़े पैमाने पर करने का मौका है। कमरा कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। फिर अध्यक्ष ने सिर हिलाया। मुझे तुम्हारी ईमानदारी पसंद आई और जिस तरह से तुमने कचरा बीनने को एक समाधान में बदलने की हिम्मत की, वह भी। हम नए कारखाने में अतिरिक्त सामान इकट्ठा करने के इस मॉडल का परीक्षण करने के लिए सहमत हैं। राज ने सिर झुकाया और मेज के किनारे को हल्का सा दबाया। पहली बार उसे लगा कि उसके शब्दों में वन है। अब वह कोई तुच्छ कबाड़ी वाला नहीं, बल्कि एक बड़ी मशीन का हिस्सा था। बैठक तब खत्म हुई जब शाम की रोशनी लंबे गलियारे में भर गई। राज बाहर निकला और सड़क पर घूमने लगा। शहर गाड़ियों, हॉर्न और फुटपाथ पर कदमों की आवाज़ से भरा हुआ था। वह सड़क के किनारे एक छोटी सी दुकान पर रुका, जिसके सामने सिर्फ कुछ छोटी कुर्सियां और कोने में एक सितार रखा हुआ था। दुकान का मालिक एक अंधा बुजुर्ग सितार बजा रहा था। आवाज़ ऐसी गूंज रही थी जैसे किसी खाली मैदान में हवा चल रही हो, जैसे बचपन में माँ की लोरी हो। राज ने एक गिलास पानी लिया और उस मनमोहक संगीत में डूब गया। कमला नगर बाहर की उस बारिश की तस्वीर उसके दिमाग में फिर से घूम गई। मीरा का गिरना, उसकी घबराई हुई आंखें, बहता हुआ पानी, लोगों की चीखें।
और खुद वह कीचड़ से सने हाथों से उसे खींचते हुए। अचानक पीछे से कदमों की आहट हुई। राज मुड़ा, वह मीरा थी। उसने एक हल्के रंग का सूट पहना हुआ था। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था। हाथ में एक छोटा सा लिफाफा था जो उसने उसे दिया। उसने सिर इतना कहा, परसों मेरे पिता की बरसी है, मैं चाहती हूँ कि आप आएं। राज ने लिफाफा ले लिया। उसने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिल में एक नदी चुपचाप उल्टी बह रही थी, जो अजीब भी थी और परिचित भी। उस साल बरसी पर सूरज की हल्की धूप थी। हवेली के आंगन में अगरबत्ती और चमेली के पत्तों की मिली जुली महक थी जो पीछे की रसोई से आ रही थी। शानदार हवेली जो फ्रांसीसी शैली में बनी थी, आज उन सादी चीहों की वजह से देसी लग रही थी जिन्हें सहेज कर रखा गया था। एक कोने में खीर का एक बर्तन रखा था। एक थाली में पीले रंग के मीठे चावल थे जिन्हें मीरा ने सुबह खुद बनाया था, और खाने की थाली भी पारंपरिक तरीके से सजाई गई थी। पूजा का बड़ा कमरा खुला हुआ था और प्राकृतिक रोशनी पूजा स्थल पर पड़ रही थी। बीच में मीरा के पिता की काली और सफ़ेद तस्वीर रखी हुई थी जिसे चमकाया गया था, और अगरबत्ती की धूप जल रही थी। दोनों तरफ पुराने पीतल के दिए थे जिन्हें कल ही साफ किया गया था। मीरा की माँ ने एक भूरे रंग की मखमली साड़ी पहनी हुई थी। उनके बाल करीने से बंधे थे और पहला गिलास चढ़ाते समय उनका हाथ कांप रहा था। उन्होंने कोई लंबा मंत्र नहीं पढ़ा। सिर झुकाकर एक गहरी गर्म आवाज़ में फुसफुसाया, सुनिए, आज आपकी बरसी है। हमारी बेटी ने अपना जीवन साथी चुन लिया है। वह अमीर नहीं है, नहीं शक्तिशाली, लेकिन उसने उसे अपने पूरे दिल से चुना है। उन्होंने गिलास पूजा स्थल पर रखा, उनकी नहरें पास में रखे, लकड़ी के बक्से पर गई। वही बक्सा जिसमें उनके पति ने उनके लिए लिखे पहले पत्र रखे थे। इस बार बक्से में एक नई शुरुआत थी, भविष्य के लिए एक वादा। राज ने एक सफ़ेद शर्ट पहनी हुई थी और वह अपने माथे पर आए पसीने को पोंछ रहा था। उसने तस्वीर के सामने चुपचाप सिर झुकाकर प्रार्थना की, अगर आप इंदा होते तो मुझे आपको पिता कहने की इजाज़त दीजिए। मैं कोई बड़ा काम करने का वादा नहीं कर सकता। सिर इतना वादा करता हूँ कि मैं अपना दिल साफ़ रखूँगा, हाथ साफ़ रखूँगा और उस इंसान के साथ ईमानदारी से जीऊँगा जिसका मैं सम्मान करता हूँ। पीछे श्याम काका ने भी सिर हिलाया। उनके हाथ में गिलास हल्का हिल रहा था। आज उन्होंने साफ सुथरे कपड़े पहने थे जिन्हें प्रिया ने कल रात इस्त्री किया था। पहली बार वह एक रिश्तेदार के रूप में हवेली में आए थे ना, कि एक पड़ोसी या छोले भटूरे वाले के रूप में। मीरा बगल में खड़ी थी एक सफ़ेद सूट में, उसके बाल नीचे बंधे थे। उसका चेहरा गंभीर था लेकिन उसकी आंखें नम थीं। उसके बगल में प्रिया ने आशीर्वाद के रूप में उसका हाथ धीरे से पकड़ रखा था। दो महिलाएं, एक बड़ी एक छोटी, खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन अब वे एक दूसरे के विश्वास और सहारे में भागीदार थीं। पाठशाला में पहली मुलाकात से लेकर आज तक वे सच्ची बहनों की तरह एक दूसरे को समझ चुकी थीं। राज प्रार्थना करके पीछे हटने ही वाला था कि उसे अपने हाथ पर एक नरम हाथ महसूस हुआ। वह मीरा थी। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसकी आंखों में देखा और चुपचाप मुस्कुराई। उस पल में बाहर का सारा शोर जैसे गायब हो गया। सिर, हाथ की गर्मी और एक अनकहा वादा रह गया। मीरा की माँ की ओर से गिलास टकराने की हल्की आवाज़ ने सबका ध्यान खींचा। वह धीरे से हंसी। उनकी आवाज़ में थोड़ा मार्क था, शायद मैं तुम बच्चों के साथ रहने आ जाऊं। इस हवेली में भी किसी को सही तरीके से मीठे चावल बनाना सिखाना चाहिए। हंसी की हल्की आवाज़ गूंजी, न शोरगुल न दिखावा। सिर उन लोगों की आवाज़ जिन्होंने गलतफहमियों को पार कर लिया था, जिन्होंने माफ़ करना और साथ रहना चुना था। बरसी का कार्यक्रम चम्मचों की खनक, बातचीत, उबले हुए चिकन की महक, कद्दू की सब्जी और प्रिया के हाथ से बने अचार के साथ जारी रहा। मीरा खीर परोस रही थी, मीठे चावल के टुकड़े दे रही थी और बचपन की कहानियाँ सुना रही थी
कि कैसे उसकी माँ उसे चावल बनाना सिखाती थी और राज श्याम काका के बगल में बैठा था, उन्हें और शराब दे रहा था और हाल की सर्वेक्षण यात्रा के बारे में एक ऐसे बच्चे की तरह उत्साह से बता रहा था जो अपनी अच्छी रिपोर्ट कार्ड दिखा रहा हो। उस लाल छत के नीचे बरसी सिर एक दिवंगत व्यक्ति को याद करने का दिन नहीं था, बल्कि एक नया जीवन शुरू करने के लिए इजाज़त मांगने का दिन भी था। शाम की बारिश फिर से कमला नगर बार पर गिरी। साल के अंत में सूखी गर्मी के बीच एक अजीब बारिश, जैसे आसमान को कुछ याद आया हो और वह भावुक होकर आंसू बहा रहा हो। लोग छज्जों और दुकानों के नीचे जमा हो गए। पतले रेनकोट हवा में फड़फड़ा रहे थे, लेकिन अजीब तरह से उनकी आंखें पानी के पोखरों या बचाव के लिए लगाए गए पर्दों पर नहीं थीं, बल्कि मछली की दुकानों के बाईं ओर वाली छोटी गली की ओर थीं, जहां कभी एक आदमी ने एक अजनबी महिला की जान बचाने के लिए गटर में छलांग लगा दी थी। एक छोटा बच्चा जो दुकान से गिरे अमरूद उठा रहा था, कीचड़ से भरे एक नाले के पास फिसल गया। वह चीख भी नहीं पाया। उसके छोटे से हाथ को एक मम्बूत हाथ ने पकड़ लिया था। बच्चे ने हैरान होकर ऊपर देखा और एक जानी पहचानी मुस्कान देखी। उस आदमी ने एक सादी शर्ट और पैंट पहनी हुई थी, जिसे नीचे से थोड़ा मोड़ा गया था। उसके बाल बारिश से थोड़े गीले थे, लेकिन उसकी आंखें सर्दियों में जलती भट्टी की तरह चमकीली और गर्म थी। अरे क्या ये राज है? वही पुराना राज, एक चाट वाली ने कहा। उसके हाथ अभी भी प्यां का गुच्छा बांध रहे थे। फुसफुसाहट फैल गई। एक एक करके लोग मुड़े। हर चेहरा हैरानी से भरा था और फिर ऐसे चमक उठा जैसे कोई लंबे समय बाद घर लौटा हो। मीरा राज के लिए छाता पकड़े बगल में खड़ी थी। उसने उसकी जगह धीरे से जवाब दिया, वह अभी भी वही पुराना इंसान है, सिर्फ उसकी जगह बदल गई है। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, अब कोई अफवाह नहीं थी, कोई शक भरी नजरें नहीं थीं, सिर्फ सच्चे नमस्ते थे। बारिश में भीगी मुस्कानें जो दिल को छू रही थी। एक महिला ने जो दही भल्ले बेच रही थी, जल्दी से एक गरम प्लेट मीरा के हाथ में थमा दी। उस दिन आपने मीरा मैडम को बचाया था। अब आप दोनों हमारे मोहल्ले की शान बन गए हैं। राज शर्मा गया और अपना सिर खुजलाने लगा, जबकि पीछे खड़े श्याम काका अपनी हौंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे। प्रिया भी साथ थी। हाथ में अभी खरीदी हुई कॉपियों का एक पैकेट था। उसने राज के कान में फुसफुसाया, बारिश तो बारिश है, लेकिन हर कोई उस धूप वाले दिन की कहानी याद रखता है। वे एक छोटी सी सड़क पर मुड़े जो शिव मंदिर की ओर जाती थी। पाठशाला में अभी भी बत्तियां जल रही थीं और खिड़की से बच्चों के पढ़ने की आवाज़ आ रही थी। राज ने झुककर अपना बैग खोला और प्लास्टिक के डिब्बे में करीने से पैक किए गए नए पेन निकाले। हर एक के लिए एक। एक समय था जब मैं ठीक से लिख भी नहीं पाता था। अब मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मुझसे 10 गुना ज़्यादा होशियार बनो। बच्चे खुशी से चिल्लाए और प्रिया के पैरों से लिपट गए। वह अब कक्षा की एक नियमित स्वयंसेवक थी। एक छोटे बच्चे ने राज की ओर इशारा किया। यह चाचा तो हमारे साथ पढ़ते थे, अब तो ये जूते पहनने लगे हैं। राज हौंस पड़ा और अपनी पैंट ऊपर करके सबको अपने पुराने घिसे हुए मोज़े दिखाए। जूते तो किसी ने खरीद दिए, लेकिन मोज़े बदलने का समय नहीं मिला। कक्षा की देखभाल करने वाली बुजुर्ग महिला छड़ी के सहारे दरवाजे पर आई। राज को देखा, मीरा को देखा और फिर बस मुस्कुराई। उनकी धुंधली आंखें हल्की सिकुड़ गईं। जो आदमी गटर से उठकर आसमान तक पहुंचा, लेकिन उसके पैर अभी भी नींद पर हैं। अच्छा है। कमला नगर बाहर हल्की बारिश में डूबा हुआ था। दही भल्ले और गोल गप्पे बेचने वालों की आवाज़ें हर गली नुक्कड़ में गूंज रही थीं। टिन की छतों पर बारिश की आवाज़ लकड़ी की चप्पलों की खनक और गिरते पत्तों की सरसराहट में मिल गई थी। राज उस बागार के बीच में खड़ा था। अब वह सिर्फ एक मजदूर नहीं था जो अपना पेट पाल रहा हो। वह एक शाखा का मैनेजर था, लेकिन वह कभी नहीं भूला था कि उसने कहाँ से शुरुआत की थी। सब लोग उस छोटे से घर की ओर चले गए जहाँ राज और श्याम काका अभी भी रहते थे। शानदार नहीं, लेकिन हौसी से भरपूर। शाम का खाना तैयार था। पालक की सब्जी, मछली करी
और बरसी से बचे हुए मीठे चावल की एक प्लेट। मीरा की माँ बीच में बैठी ऊन बुन रही थी और बीच बीच में नए उत्पाद के नाम के बारे में सुझाव दे रही थी। मीरा ने राज को देखा। कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया जैसे हमेशा रखती थी। एक और बारिश का दिन गुजर गया। ना तूफानी, ना बिजली की कड़कड़ाहट के साथ सिर लोगों के दिलों की बारिश। एक ऐसी बारिश जो गलतफहमियों को साफ करती है, हीन भावना को धो डालती है और अच्छाई के उन बीजों को सींचती है जो बहुत पहले बोए गए थे और अब खिल रहे थे।